नंबर नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा यंत्र है जो वर्षा का मापन करता है? तो उसे हम रेन गेज ही बोलते हैं या रेन गेज, ठीक है, वर्षा मापी कह दीजिएगा हिंदी में, रेन गेज बोलते हैं इंग्लिश में। एक अरब प्रकृति के लिए विश्वव्यापी को जिसे WWF बोलते हैं के अनुसार निम्न में से कौन सी नदी विश्व में 10 संकटग्रस्त नदियों में से एक कौन सी है? तो वो आपकी गंगा नदी हो जाएगी। ओजोन परत का क्षरण का कारण क्या होता है? वो CFC होगा, इसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन बोलते हैं। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार है जो ग्रामीण समुदाय व्यक्तियों को दिया जाता है जिनमें उनके वन्य जीवों की रक्षा, अत्यधिक साहस और समर्पण का जो भाव होता है वो दिखाया जाता है? तो वो आपका विश्नोई क्या करूँ, अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका तो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक अमेरिकी वैज्ञानिक ने दर्शाया कि त्वरित तथा आपके वस्त्रों में उत्पन्न चिंगारी वास्तव में ही प्रघटना है। तो इसे प्रघटना का नाम दिया था वो कौन थे? वो फ्रैंकलिन थे, बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं कि MCBT का पूरा नाम क्या है? तो इसके 2 नाम हो जाएंगे, एक तो हो जाएगा आपका ये मेटल केस बॉट टेल हो जाएगा, दूसरा होगा मद्रास क्रोकोडाइल बैंक ट्रस्ट। तो इसका बी यानी 2 नंबर और 4 नंबर राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है जो पूछा गया है, यदि अगर कुछ शहरों तथा नगरों में नगरपालिका 2 प्रकार के कचरे को एकत्र करने के लिए 2 पृथक कूड़ेदान प्रदान करती है, प्राय एक का रंग नीला है, तो ये नीला है तो इसका मतलब ये रिसाइकिल वाले पदार्थ डाले जाएंगे, दूसरे हरा है तो इसका मतलब ये है कि इसमें बायोडिग्रेडेबल डाले जाएंगे जो सड़ी गले वाले हैं। तो कूड़ेदान का निम्नलिखित पदार्थ में से किसका उपयोग में लाया जा सकता है? जैसे जो भी है ना पेड़ पत्तियों वाले हैं, तो पेड़ पत्ती वाले हम डालेंगे, ये आपके जो है ना हरा वाला उसमें, ठीक है। और जैसे कांच की बोतल है इसका तो उपयोग कर ही नहीं सकते, ठीक है। और बाकी कांच ये भी आयरन चढ़ ये नहीं, लेकिन जो पेड़ पौधे की पत्ती है उनका उपयोग कर सकते हैं इन दोनों के लिए, ठीक है। हालांकि इनके दोनों की विशेषता नीले की अलग होती है, नीला का मतलब रिसाइकिल करने वाला होता है, और जो आपका हरे रंग का था वो आपका होगा जो सड़ गल सकती है वो वाली चीज़ें। विषम पहचानी जैसे कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, ये तो आपके होते हैं जीवाश्म ईंधन या कन्वेंशनल, जो आपका पवन होगा वो आपका अनकन्वेंशनल होगा, ठीक है, या रिन्यूएबल बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, CO2 प्रमुख ग्रीन हाउस गैसों में से एक है, निम्नलिखित में से कौन सी अन्य गैस है जो ग्रीन हाउस गैस प्रभाव का कारण कह सकते हैं बनाती हैं या बनती हैं? तो इनमें से हम कहेंगे वो बनेगी मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड। और नाइट्रस ऑक्साइड का ध्यान रखना N2O बोलते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड से ही लाफिंग गैस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, सिस्मोग्राफ का उपयोग किसमें किया जाता है? तो सिस्मोग्राफ का उपयोग है वो आपके भूकंप को मापने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इनमें से सबसे बौना ग्रह कौन सा है? तो वो प्लूटो हो जाएगा, ये 2006 में हटा दिया था शायद। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा पिरामिड है जो प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र में से कभी भी उल्टा नहीं हो सकता? तो ऊर्जा का पिरामिड होगा जो हमेशा सीधा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, आपको एक तरफ दे रखे हैं कॉलम फर्स्ट और सेकंड है, मिलान करने हैं। हालांकि देखा जाए तो एक तरफ तो इनकी बीमारियों के नाम से दे रखे हैं, दूसरी तरफ उनके कारण भी दे रखे हैं। कोई बात नहीं है, हम मिलान करेंगे एक एक का। जैसे कि अस्थमा होती है ये आपकी फॉग और स्मोक की वजह से होगी, तो पहले का चौथा किसमें? पहले का चौथा एक तो 2 नंबर में, तो यही राइट आंसर हो गया, ठीक है, क्योंकि एक ही मिल रहा है, बाकी फिर इसी से संबंधित होंगे। फिर कह रहा है कि जो दूसरे का तीसरा होगा, तो देखो स्मोक है ये संबंधित हो जाएगा, नहीं 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 हमने गलती कर दी। अस्थमा है ये आपका स्मोक तथा, एक सेकंड मैंने गलत लगा दिया था, कोई बात नहीं, गलतियाँ हो जाती हैं। अब ये जब तो मैं कह रहा था ये हो नहीं सकता। देखिए अब ऐसे करेंगे, जो अस्थमा है ये आपके स्मोक से ही संबंधित होगी, ठीक है, यहाँ पे भी स्मोक लग रखा था तो इस वजह से मैं लगा दिया। और दूसरा है, यानी अस्थमा तो हो जाएगी अपने स्मोक के कारण, यानी जो धुआं के कारण। और स्मोक किसके कारण हुआ? तो स्मोक होगा आपके, स्मोक होगा आपके, और ये हो क्या रहा है, चलो मैं जानता हूँ वो लगाता हूँ, पहले लगाता हूँ मीन माता है ना, ये पारा की वजह से होता है, तो पहले तो ये लगा दिया, यानी 4 का मैंने 3 लगा दी। 4 का 3 किस में है? 4 का 3 एकमात्र ऑप्शन में वो है इस वाले ऑप्शन में। तो हम ये कहेंगे अस्थमा संबंधित हो जाएगी आपकी स्मोक के कारण, स्मोक संबंधित हो जाएगी आपके कह सकते हैं जो फॉग और स्मोक के कारण। सल्फर डाइऑक्साइड है ये प्रदूषणकारी गैस होती है, तो फिर तीसरे का दूसरे से हो जाएगा। तो इस प्रकार ये 3 नंबर ऑप्शन है ना, यही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, यानी जो 3 नंबर ऑप्शन है यही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है जी वाला। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, ये कह रहा है कि प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस है कब मनाया जाता है या कब मनाया गया था? वर्ष पूछिए इसमें थे, तो ये आपकी 1974 में पहली बार मनाया गया था। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा जानवर के पैरों के तलवे चिपचिपे होते हैं और उन्हें वृक्षों पर चढ़ने में सहायता होती है? तो इनमें एक लाल आंख वाला मेढक होता है, उनकी ये विशेषता दे रखी है। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा वन का उत्पाद नहीं है?
तो जो केरोसिन है तो ये तो आपके जीवाश्म माने जाते हैं जो पृथ्वी से निकलते हैं जमीन में, जैसे केरोसिन हो गई, डीजल हो गया, पेट्रोल। तो बाकी जो गोंद, प्लाईवुड और लाख, हालांकि ये सभी चीज़ें हैं वो आपके पौधे से ही प्राप्त की जाती हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं अम्लीय वसा, फिलिंदा ब्लैंक से ऑक्साइडों से बनती है, यानी एक तो आपके सल्फर के ऑक्साइडों से, दूसरी नाइट्रोजन के ऑक्साइडों से। तो फिर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसमें से? ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। इनसे बनेंगे क्या? अगर सल्फर का तो बन जाएगा H2SO4, और एंटी उससे बन जाएगा नाइट्रिक, जैसे HNO3 बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विश्व ओजोन दिवस है, ये कब मनाया जाता है? ये आपका 16 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है इसमें से कविता थी एक, दी राइम ऑफ दी एंशिएंट मैनीरर, यानी मैरीनर, तो ये किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये S.T. कोलरिज के द्वारा लिखी गई, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। इनमें से बताइए पारिस्थितिकी तंत्र में पृथ्वी पर सर्वाधिक क्षेत्र को आच्छादित कौन कर रहा है? तो सर्वाधिक आच्छादित करेगा वो करेगा आपका समुद्री पारिस्थितिकी, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। इनमें से बताइए भारतीय प्राणी सर्वेक्षण की स्थापना कब की गई थी? तो ये 1916 में की गई थी, तो ऑप्शन नंबर इसका कह सकते हैं 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हवा क्या है? तो हम कहेंगे हवा है वो मिश्रण मानी जाती है कई चीज़ों का। वन महोत्सव किस माह में मनाया जाता है? तो वन महोत्सव है ये जुलाई के माह में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, इनमें से बताइए कौन सा जानवर निम्नलिखित में से अनुकूल होगा? आपको ये विशेषता दे रखी है, विशेषताओं के आधार पर नीचे दिए गए का पहचान करना होता है। तो आप देखेंगे तो जैसे कि उसे सूंघने की शक्ति ज़्यादा है, तीव्र, और जो आपके नखर है वो मुड़े हुए लंबे पैने होते हैं, शरीर पर बालों 2 मोटी परतें होती है, त्वचा नीचे की वसा की तरफ एक परत होती है। कहीं ना कहीं ये पोलर आपका भालू होता है ना, उनकी बात कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। समुद्र से पानी का शुद्धिकरण किया जा सकता है, तो विपरीत परासना बोलते हैं, इसे आप रिवर्स ऑस्मोसिस बोलेंगे, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पानी को कीटाणु रहित करने के लिए कौन सी विधि उपयुक्त नहीं है? अच्छा, ये कह रहे पानी को कीटाणु रहित, देखो उबालने से कर सकते हैं, क्लोरीन की जो गोलियां होती हैं उनके द्वारा शुद्धिकरण कर सकते हैं, फिटकरी के द्वारा भी कर सकते हैं, लेकिन निस्यंदन का मतलब तो छानना होता है, फिल्टर करना, तो यही नहीं होगी संबंध। बाकी वर्मी कंपोस्ट प्राप्त होता है केंचुए से होता है। नेक्स्ट है, विद्युत उत्पन्न करने के लिए प्रयोग किए जाने वाला उपकरण कौन सा होगा? तो हम उपयोग करते हैं पवन चक्की, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। पादपों और जंतुओं के मृत शरीरों को ह्यूमस में परिवर्तित करने वाले सूक्ष्म जीव क्या कहलाते हैं? उन्हें हम बोलते हैं डिकम्पोजर, यानी अपघटक। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बार देख लेते हैं जो होगा आपका 2022 वाला, और 2022 में कैसे क्वेश्चन बने हैं वो भी देख लेते हैं। ये 2022 का क्वेश्चन पेपर, तो इसमें भी देख लेते हैं किस प्रकार के आपके क्वेश्चन बने हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, ऐसे देखते जाइए। अब ये क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि जो डिस्पोजेबल है प्लास्टिक प्लेटों, इन गिलासों का उपयोग नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि ये जैव अविघटनीय पदार्थ होते हैं, यानी जिन्हें हम सड़ा गला नहीं सकते हैं, यानी ऐसे कह सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। यही डिस्पोजेबल मतलब जो प्लास्टिक की चीज़ें होती हैं जिन्हें हम सड़ा गला नहीं सकते, तो वे जैव अविघटनीय होती है ना, यानी इंग्लिश में देखेंगे तो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं मटेरियल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है कि संतुलित आहार के बारे में आप क्या जानते हैं? आप इन सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखेंगे ना, तो इसमें से 1 2 3 देखिए कथन सही है, तो इसमें से 1 2 3 है ना, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। आप खुद पढ़ के देख लीजिए संतुलित भोजन होता क्या है, जो सभी चीज पोषक तत्व हैं वही संतुलित भोजन है, तो उससे संबंधित जितनी परिभाषा है वो आ जाएंगी। इसमें से बताइए कौन सा सही समूह का चुनाव कीजिएगा जो जीवाश्म ईंधन से संबंधित नहीं है? देखो सूर्य नहीं होगा, और ठीक है, कौन सा समूह चुनाव जीवाश्म ईंधन नहीं है? ठीक है, एक तो सूर्य नहीं होगा, और ये वाला सूर्य नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो फिर होगा कौन सा? एक काम कीजिएगा, ये क्या कह रहा था, निम्नलिखित में से एक समूह का चुनाव कीजिएगा, एक चुनाव कीजिएगा जो किसी जिसमें जीवाश्म ईंधन नहीं हो। चलो ठीक है, हवा में जीवाश्म ईंधन नहीं होगा, ना लहर में होगा, ना सूर्य में होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। देखो फिर और ऑप्शन की बात करें, कोयला जीवाश्म ईंधन है, पेट्रोल जीवाश्म ईंधन है, और जो CNG गैस है वो भी आपकी कह सकते हैं इसमें जीवाश्म ईंधन है। जो जीवाश्म ईंधन नहीं है वो मैंने बता दिया, वो पहला नंबर ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसमें से बताना उच्चतम भेदन क्षमता किसकी होती है? तो गामा किरणों की होती है। मैंने बताया था कि रेडियो, मिर्ची, आई, लव, यू, और आपका फिर उसके बाद एक्स और जेड। तो इसमें जो गामा रहती है ना, मैंने बताया ना, इधर की साइड जाएंगे तो एनर्जी सर्वाधिक होगी, इधर से इधर आएंगे तो फिर आपके लैम्बडा का मान सर्वाधिक होगा, यानी तरंग दैर्घ्य, तो एनर्जी गामा की सर्वाधिक होती है, तो वहीं से पूछा है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र होगा? तो मछली घर होता है, इसे एक्वेरियम बोलते हैं, तो ये कृत्रिम होता है। बाकी जैसे झील, जंगल, तालाब ये आपके नेचुरल होते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 126 नंबर है, जब बूंद से हवा को चूने के पानी युक्त प्रकरण में प्रवाहित किया जाता है, चूने का पानी दूधिया हो जाता है। ये दूधियापन किस गैस की उपस्थिति दर्शाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड है। एक तो होता है अब कैल्शियम ऑक्साइड होता है, जिसे बोलते हैं बिना बुझा हुआ चूना। एक होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी CaOH का वोल्टवाइस होता है। तो इसमें जब हम CO2 गैस प्रवाहित करते हैं तो इसका रंग फिर दूधिया हो जाता है। तो ये होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो कह सकते हैं बुझा हुआ चूना। और कैल्शियम ऑक्साइड होता है, ये होता है बिना बुझा हुआ चूना। तो इसमें से ध्यान रखना है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसमें पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? एक तो तरल हाइड्रोजन नहीं होगी, और दूसरी पॉलीएथिलीन टरथैलिन, ये आपके बहुलक से संबंधित है। ये दोनों नहीं होंगे, यानी 2 और 4 इसके राइट आंसर हो जाएंगे, जो संबंधित नहीं होंगे आपके जीवाश्म ईंधन से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जब एक प्रिज्म में से श्वेत प्रकाश को गुजारा जाता है तो ये सबसे कम झुकाव होने वाला रंग कौन सा है? प्रिज्म में से जब आप गुजारेंगे ना, सीधा निकलेगा, कुछ ऐसे प्रकार निकलता है, आपने पढ़ा होगा, 10th क्लास में दे रखा है। इसे बोलते हैं विबग्योर। यानी ये है कि R यहाँ पे होती है, V यहाँ पे होती है, फिर उसके बाद ये क्रम ऐसे ही होता है। तो इसमें से कह रहा है सबसे कम झुकाव या मुड़ने वाला, तो ये R है ना, सबसे कम झुकेगा, सीधा निकल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। फिर इसमें ये पूछा कि सर्वाधिक कोण किसका बनेगा? तो फिर यहाँ पे जो बोलना ना वायलेट, तो वो होगा सर्वाधिक कोण, ये वाला, ये बन गया। तो ये अच्छा क्वेश्चन बनता है। कांटेदार पत्तियां किस प्रकार के पौधों में होती है? तो ये मरुस्थलीय होते हैं, जो आपके जंगली मरुस्थलीय होते हैं, जो जैसे जैसलमेर है राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसमें से कौन सा महाद्वीप केवल दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है? तो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। इसमें खोज करने वालों की आपस में मिलान कीजिएगा। जैसे कि फ्लेमिंग है, उन्होंने अलेक्जेंडर फ्लेमिंग बोलते हैं, पेनिसिलिन की खोज की थी। जेनन ने है की खोज की। लुई पास्चर ने टेडवन की खोज की। रॉबर्ट कोच ने एंथ्रेक्स जीवाणु की खोज की। जो भी है आप मिला लीजिएगा। नेक्स्ट है, कौन से जीवधारियों का समूह एक विशिष्ट खास श्रृंखला का घटक नहीं है? अब देखिएगा, इस क्वेश्चन में थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है आपको, लेकिन मैं लॉजिक बताऊंगा। इसमें से ऑप्शन नंबर 2 नहीं होगा। जैसे क्यों नहीं होगा, देखिएगा, हालांकि और इसका रीजन होगा क्यों नहीं होगा। देखो, जैसे मैं बात करूँ पहले से, घास को कौन खा सकता है आपके हिसाब से? तो मैं कहूँगा खरगोश खा जाएगा। खरगोश को कौन खा जाएगा? भेड़िया। भेड़ियों को शेर खा सकता है, तो ये सही है। दूसरा देखिए, नहीं और देखिए, जैसे 3 नंबर को देखिए, जिससे आसानी है उसे देखिए। घास को खा सकता है मिरग, मिरग को खा सकता है आपका बाघ, और बाघ को खा सकता है गिद्ध। तो ये क्रम हो जाएगा। अब देखिएगा, इसमें से जैसे घास है, घास को टिड्डा खा सकता है। टिड्डे को कौन खा सकता है? मेढक खा सकता है। मेढक को सांप खा सकता है, और सांप को उकाऊ। उकाऊ का मतलब ईगल होगा, ठीक है। तो यानी हमने कह दिया 1 सही है, 3 सही है और 4 सही। तो फिर इसका मतलब गलती कहाँ पे हुई है? 2 नंबर में। और यहाँ पर गलती क्या हुई है वो देखिएगा। जैसे ये कह रहा है प्लैंकटन। प्लैंकटन होते हैं, ये जलीय पादप होते हैं। तो ये जलीय पादप, टिड्डा जलीय पादप की श्रेणी में नहीं आता है, ठीक है। तो मछली आ जाएगी, चलो मछली आ गई, ठीक है, मछली खा जाएगी प्लैंकटन को। हालांकि प्लैंकटन को खाने वाले जुलेंट होते हैं, यानी जो आपके कह सकते हैं इन्हें, ये तो होते हैं प्लैंकटन, एक होते हैं जुलैक्टन, यानी ये कह सकते हैं ये आपके जीवधारी वाले होते हैं, और ये होते हैं पादप। इन्हें खाएंगे ये। इसको खा सकती है छोटी मछली। मछली को कौन खाएगा? फिर बड़ी मछली। लेकिन मानव भी खाते हैं, लेकिन हम जब जलीय श्रृंखला की बात करते हैं फूड चेन की, तो उसी श्रेणी का कैंडिडेट होना चाहिए उसे खाने वाला। तो प्लैंकटन को खाएंगे मछली, मछली कैसे खाएंगे? और इसमें से कोई क्रम ही नहीं है, तो इस वजह से ये गलत हुआ है, ठीक है। क्रम नहीं है कोई। जल जनित रोग निम्न में से कौन सा है? जैसे हम बात करें जल जनित, तो जल जनित का मतलब हो जाएगा इसमें से ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। हेपेटाइटिस हो गया, पेचिस हो गया, और डायरिया हो गया, और आपका हैजा हो गया, और आपका टाइफाइड हो गया। ये जल जनित रोग होते हैं। तो हेपेटाइटिस भी होता है। बाकी टिटनेस और ये खांसी ये नहीं होंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन पूछा था। 3 तथ्य दे रखे हैं, इनके आधार पर बताइए सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह, इसके चारों ओर बर्फ का वलय पाइए। तो बर्फ की वलय केवल शनि में पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसमें से कॉलम फर्स्ट और सेकंड दे रखे हैं, मिलान कीजिएगा। जैसे कार्बोहाइड्रेट किसमें पाई जाएगी? तो कार्बोहाइड्रेट हमेशा पाई जाती है गेहूँ में, क्योंकि देखो हमेशा नहीं, ये जो ऑप्शन दे रखे। कैल्शियम किसमें पाई जा सकती है? कैल्शियम आपके दूध में पाई जाएगी। प्रोटीन है वो आपकी दाल में पाई जाएगी, और बाकी आयरन है वो हरी पत्तेदार सब्जियों में पाई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, वायुमंडल की विभिन्न परतों को उनकी लगभग दूरी और सम्मिलित कीजिएगा। छौमंडल होता है वो सबसे नीचे होता है, तो सबसे नीचे दूरी है पृथ्वी से 20 किलोमीटर दूर। पहले का तीसरा, तो पहले का तीसरा 2 में दे रखा है, 1 और 2 में। नेक्स्ट है, फिर उसके बाद आता है समताप मंडल। समताप मंडल होगा 20 किलोमीटर से 60 किलोमीटर के मध्य, यानी पहला। तो फिर इसका 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। फिर जो आपका नेक्स्ट आएगा वो आएगा मध्य मंडल। मध्य मंडल होगा वो होगा 60 से 120। फिर आएगा लास्ट में वायुमंडल। वायुमंडल होगा 120 से लेकर 160। तो ऑप्शन नंबर इसका 160 120 से लेकर 600 तक। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा।
आपको एक तरफ दे रखे हैं एक तरह से रिजर्व और दूसरी तरफ उनके स्थान दे रखे हैं, आपको मिलान करने हैं। इन कूटों को मिलान करने का एक ही तरीका का आपको एक आध दो आने चाहिए, जब भी आप इसमें लगा सकते हैं, अदरवाइज से आपकी गलतियाँ हो जाएंगी। चलो देख लेते हैं, इसमें पूछा गया है वो देख लेते हैं कि जो आपका नीलगिरी कहाँ पर है, तो ये आपके तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल इनसे संबंधित है। एक सेकंड, इसका पहले का हो जाएगा इससे संबंध। बाकी सुंदरबन है ये पश्चिम बंगाल में है। बाकी मन्नार की खाड़ी है ना, ये आपकी उसमें तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र है जिसमें बीच द्वीप है वहाँ से। बाकी नंदा देवी है ये आपके उत्तराखंड से संबंधित हो जाएगी। जो भी है आप बना लीजिएगा, वही राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा यदि निम्न खाद्य श्रृंखला में से एंटीलॉप मृग अनुपस्थित हो जाए, यानी ये मृग है ना ये समाप्त हो जाए तो क्या होगा, हम कहेंगे बाकी समष्टि में तो कमी आ जाएगी और जो घास की समष्टि है वो बढ़ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 6 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है कॉलम फर्स्ट और सेकंड का मिलान कीजिएगा। हम देखते हैं क्या करना है। ये कह रहा है कि 2 फरवरी को क्या मनाया जाता है, तो हम कहेंगे 2 फरवरी को आपका मनाया जाता है विश्व आर्द्र भूमि दिवस। तो फिर 21 मार्च को क्या मनाया जाता है, 21 मार्च को मनाया जाता है आपका विश्व वानिकी। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस और 2 दिसंबर को भोपाल गैस त्रासदी या त्रासदी दिवस। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है इन दोनों कॉलमों को सही सुमेलित कीजिए। जैसे विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाएगा, आयरन की कमी से हुआ आपको रक्ताल्पता यानी एनीमिया कहेंगे। कैल्शियम की कमी से क्या होगा, कैल्शियम की वजह से हड्डी कमजोर हो जाती है। तो आयरन की कमी से क्या हो जाएगा, तो मिलान कर लीजिएगा, जो भी होगा वो सही हो जाएगा। कॉलम फर्स्ट और सेकंड को बताइए। ओजोन परत का क्षय होता है वो सीएफसी के द्वारा होता है, लेकिन एक चीज ध्यान रखना है, क्या रखना है कि ये ध्यान रखना है, चलो देखते हैं क्योंकि इसमें से हमें कुछ मालूम होगा ना तो एक आध दो मिल जाएंगे ना फिर तो हम मिला लेंगे। अब जैसे मैंने ओजोन परत बताया था, तो ओजोन परत का मतलब मैंने बताया था ओजोन परत का क्षय किसके कारण होता है, तो ओजोन परत का क्षय होगा सीएफसी के द्वारा। तो सीएफसी एक तो ये रही और क्लोरीन युक्त यौगिक में उत्सर्जन से, यानी ये हो जाएगा पहले का। तीसरा फिर है आपका हरितगृह प्रभाव किसके कारण होता है, तो हरितगृह प्रभाव में जैसे CO2 गैस हो गई, तो ये ऑप्शन नंबर ए का मिल जाएगी। CO2, N2O, SO2 उत्सर्जन ये हो जाएगा। अम्लीय वर्षा वहाँ पर होगी जहाँ पर ऑक्साइड होंगे किसके, नाइट्रोजन और सल्फर के, तो ये फिर इससे मिल जाएगा। बाकी जैव विविधता में कमी यानी वनस्पति और प्राणी की जो आपके समूह है उनके समाप्त होना, तो जो भी है यानी शायद ये 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसका, आप मिलान कर लेना वही होगा। नेक्स्ट है कि इसमें से जो आपकी हड्डी घाती के रूप में प्रयुक्त की जाती है, क्योंकि इसमें पौधे के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व होगा। हालांकि देखा जाए भाई हड्डी होती है कैल्शियम और फॉस्फेट की बनी होती है, लेकिन इसमें कैल्शियम का ऑप्शन नहीं, तो फॉस्फेट पे जाएंगे, फॉस्फोरस पे। तो ऑप्शन नंबर 6 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा महासागर है ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम, अफ्रीका के पूर्व में है, तो वो आपका हिंद महासागर होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है वायु प्रदूषण के प्राकृतिक स्रोत कौन से होते हैं, तो हम कहेंगे इसमें से प्राकृतिक स्रोत हो जाएंगे आपके, एक तो हो जाएगा आपका ज्वालामुखी फटना, जंगल की आग, वनस्पति विघटन। तो ऑप्शन नंबर इसका ABC 3 नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है इसमें से बताइएगा टार्टरिक अम्ल नहीं पाया जाता है, एक तो आपके नींबू में नहीं पाया जाएगा क्योंकि नींबू में तो सिट्रस होता है, कच्चे आम में भी नहीं होता है, तो इसमें ए और एक और नहीं, ये गलत है, रुको, एक तो नींबू में हो जाएगा, फिर दूसरा किसमें हो जाएगा, फिर आंवले में, टार्टरिक अम्ल नहीं पाया जाएगा। ठीक है, इन दोनों में नहीं पाया जाएगा, बाकी कच्चे आम अंगूर में पाया जा सकता है। तो इसका फिर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 1 और 2 हो जाएंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि इनमें से जैव विघटनीय बहुलक कौन सा है, यानी वो जैसे विघटन हो जाए उसका तो वो सेलुलोज हो जाएगा क्योंकि प्राकृतिक होता है। नेक्स्ट है इसमें से एक तरफ तो वायुमंडल की परतें हैं और दूसरे उनके गुणधर्म दे रखे हैं, मिलान करना है। तो क्षौरमंडल में जो बादल वगैरह बनते हैं वो हो जाएंगे, तो पहले का हो जाएगा दूसरा, पहले का दूसरा किसमें, एक तो 1 में है और एक 3 में है और एक 4 में है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे देखते हैं, कोई ना कोई तो और मिलेगा। फिर क्या है समताप मंडल ओजोन परत होती है, तो ये हो जाएगा पहले से मिल जाएगा, तो ये भी पहले से मिल रहा है, ये भी मिल रहा है, तो इसका मतलब 4 और इसमें से 4 और आपका 2 नंबर नहीं होंगे, होगा तो 1 नंबर हो सकता है या आपका 3 नंबर। आगे देखते हैं। फिर कह रहा है आपका मध्य मंडल, मध्य मंडल में क्या होता है, हम कहेंगे मध्य मंडल में हमेशा होंगे आपकी मध्य मंडल में हो जाएंगे आपकी कह सकते हैं जो उल्का पिंड है ना, यहाँ पर जलकर नष्ट हो जाते हैं। तो तीसरे का चौथा किसमें, वो है आपके 3 नंबर में, तो ऑप्शन नंबर ये सही होगा। बाकी बाह्य मंडल में तो आपकी अल्ट्रावायलेट एक्स किरणें भी होती हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप भली से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन है ना बहुत पूछे जाते हैं, वो पास आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है कि SO2 प्रदूषण का सबसे उत्तम सूचक कौन होगा, वो लाइकेन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं कि डेडपुल के कायांतर के हेतु पानी में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उपलब्ध होगा, तो वो संबंधित हो जाएगा आयोडीन। वायुमंडल के किन क्षेत्रों में ऑक्सीजन ओजोन महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है, तो ये संबंधित हो जाएगा आपका क्षौरमंडल और समताप मंडल, क्योंकि इन दोनों की मध्य में पाई जाती है। इस वजह से हालांकि हम नाम लेते हैं समताप मंडल,
लेकिन वो चौमंडल है उसकी खुद सीमा लगती है, वो खुद सीमा इसकी, तो इस वजह से दोनों का नाम लिया जाता है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। देखो हमने अब 2022 तक देख लिया, अब हम देख लेते हैं 23 का, क्योंकि 22 का देख लिया, अब देख लेते हैं हम 23 का। 23 का ये रहा। अब 23 में किस प्रकार के क्वेश्चन बने हैं, तो इसमें वो पूछे गए थे टीचिंग मेथड। हालांकि अभी तक हमने देखे तो उसमें टीचिंग मेथड नहीं थी, लेकिन इसमें पूछी गई थी। तो इसमें देख लेते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन थे। तो जैसे पहले क्वेश्चन, और ये सिंपल ही थी, ईवीएस की टीचिंग मेथड थी जो, तो ये 2023 का है जो दिसंबर को लगा था। इसमें पूछा था कि शिक्षक है ईवीएस शिक्षक में ज्ञान दृष्टिकोण को समग्र रूप से कैसे एकीकृत कर सकता है, यानी इंटीग्रेटेड कर सकता है। तो हम कहेंगे सीखने के अनुभव समृद्ध करके स्वदेशी ज्ञान संस्कृति की जो भी प्रथाएं होती है उन्हें दृष्टिकोण को सक्रिय रखकर खोज और एकीकृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका होगी। तो 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, कई तापविद्युत संयंत्र आमतौर पर ये कोयले या तेल के क्षेत्रों में पास क्यों स्थापित किए जाते हैं। तो हम कहेंगे कोयला और पेट्रोलियम की अधिक आसानी से परिवहन हो सके इस वजह से। क्वेश्चन नंबर 123 है, ये कह रहा है कि ईवीएस शिक्षण के संदर्भ में मापन का तात्पर्य क्या होता है। हम कहते हैं जैसे जैसे छात्र कौशल ज्ञान प्राप्त करते हैं, समर्थन धीरे धीरे कम हो जाता है। ये कहीं ना कहीं आप इसके फोल्डिंग की बात कर रहा था ये क्वेश्चन, और क्वेश्चन में कुछ कह रहा और था और पूछा कुछ और था, तो इस वजह से ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। इसके फोल्डिंग का मतलब हेल्प चाहिए होती है कम टाइम के लिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसमें से आपको बताना है कि कॉलम व में कौन सा परिभाषा कॉलम अ के खनिज मेल से संबंधित है, कि खनिज से संबंधित खनिज में क्या पाया जा सकता है। तो हम कहेंगे जो आपका कैल्शियम है ना, ये हो जाएगा, कैल्शियम है वो खनिज से ही संबंधित होता है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, इसमें से कौन सा एक पारितंत्र के बारे में सही है। ये कह रहे हैं कि ऊर्जा का प्रवाह एक दिशात्मक होता है, ये बात सही है। बाकी है ऊर्जा का प्रवाह चक्रीय, देखो ऊर्जा का प्रवाह एक दिशात्मक होता है, सही है। सामग्री का प्रवाह एक दिशात्मक होता है, ये गलत है। सामग्री मतलब ये फूड वेव की बात कर रहा है, उसमें तो सभी चक्रीय होता है, यानी स्पाइरल बोल सकते हैं। बाकी सामग्री का प्रवाह चक्रीय होता है, ये बात सही है, ठीक है, ये बात सही है। तो इसमें से फिर ऊर्जा का लास्ट कह रहा है ऊर्जा का प्रवाह चक्रीय होता है, ऊर्जा का प्रवाह तो एक चक्रीय होगा, यानी वन डायरेक्शनल, यानी चक्रीय तो नहीं कहेंगे, वन डायरेक्शनल होगा, यानी दिशक होगा, एक दिशक। और जबकि आपके जो सामग्री का प्रभाव होता है वो स्पाइरल बोल सकते हैं या चक्रीय, ठीक है। तो इसका 1 और 3 सही होगा। 1 और 3 किसमें, 1 और 3 4 नंबर ऑप्शन होगा, तो ये 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, इसमें पूछा गया था 126 नंबर क्वेश्चन में कि एनईपी 2020 के संदर्भ में ईवीएस शिक्षक के अनुभवात्मक शिक्षा की क्या भूमिका होती है। तो ये संबंधित हो जाएगी आपके 3 नंबर, यानी अनुभवात्मक शिक्षा को प्रोत्साहित किया जाता है और ईवीएस शिक्षक का अभिन्न अंग माना जाता है। क्वेश्चन नंबर इसमें किसी भी स्थिति की ऊर्जा का स्रोत चुनते समय कौन से कारक निर्णय को सबसे अधिक प्रभावित करते हैं। तो हम कहेंगे स्रोत के कारण होने वाले जो पर्यावरणीय क्षति है ना, यही ज़्यादा प्रभावित करेंगे, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बादल निर्माण, वर्षा और कार्य पानी जैसे ताजे पानी के निर्माण जैसी प्राकृतिक प्रक्रियाओं के संबंध में कौन सी अवधारणा पेश की गई है। तो कहीं ना कहीं हम अगर देखें तो हम कहेंगे साधनों के संतृप्त, यानी जो आपके समाधानों के संतृप्त और अति संतृप्त की बात कही जा रही है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। एनईपी 2020 में मूल्यांकन विधियों कैसे प्रभावित करती हैं। तो आप ये देखेंगे तो हम ये कहेंगे ये आपके पर्यावरणीय अवधारणाओं के बारे में छात्रों की समझ मापने के लिए प्रामाणिक मूल्यांकन को बढ़ावा देंगी, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यदि आप किसी वस्तु को परिवर्तित करने के लिए चुंबकीय आकर्षण गुण का उपयोग कर रहे हैं तो लकड़ी और लोहे की मेजों के लिए परिणाम क्या होगा। तो हम ये कह देंगे कि लकड़ी और लोहे की मेजें अलग अलग समूह में होगी, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। इनमें से बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, पर्यावरण संरक्षण के बारे में पढ़ाते समय और सीखने की प्रक्रिया में सहानुभूति की क्या भूमिका होती है। अगर हम सभी ऑप्शनों को देखें तो हम कहेंगे पर्यावरणीय मुद्दों में सभी अधिकारों के दृष्टिकोण को समझने के लिए सहानुभूति आवश्यक होती है, 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसमें पूछा है जो आपकी सीवरेज में पाई जाने वाली अशुद्धियों को मुख्य श्रेणियां कौन सी है। इसमें से अगर देखें तो हम कहेंगे इसमें कार्बनिक अशुद्धियां हो जाएंगी, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, इसमें पूछा गया है ये कह रहा है विभिन्न क्षेत्रों में अद्वितीय पर्यावरणीय चुनौतियां और अवसरों का समाधान करने के लिए शिक्षक ईवीएस शिक्षण को कैसे अपना सकते हैं। तो वो अपना सकते हैं आपके पर्यावरणीय मुद्दों में छात्रों को स्थानीय संदर्भ और केस अध्ययन में शामिल करके, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसमें से बताना है, इनमें से बताइए कौन सी विटामिन किसी भी बीमारी या स्थिति के सही बिल नहीं खा रही है। इसमें से तो हम कहेंगे विटामिन सी स्कर भी होता है रोग सही है, विटामिन डी रिकेट्स होता है, ये बात सही है, विटामिन ए रतौंधी होता है, विटामिन के 6 नहीं होता है। 6 तो टीबी से संबंधित ट्यूबरकुलोसिस जीवाणु के द्वारा होता है, लेकिन विटामिन के आपकी संबंधित नहीं होगी, यानी ये गलत है, आपने गलत ही तो पूछा था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है कि वायु का निम्नलिखित में से कौन सा घटक वायुमंडल में सबसे बड़ी मात्रा में पाया जाता है। तो इसमें पाया जाएगा आपका नाइट्रोजन, जो 78% पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, ईवीएस रोल प्ले गतिविधि में इसकी सफलता सुनिश्चित करने के लिए शिक्षकों को क्या करना चाहिए। तो हम ये कहेंगे शिक्षकों को ये करना चाहिए, छात्रों को विभिन्न भूमिकाओं तलाशने और उन्हें निर्णय स्वयं लेने की अनुमति देनी चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सद्भाव और समझ को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्राथमिकताओं की कह सकते हैं सराहना करने की अवधारणा को दैनिक जीवन में कैसे लागू किया जाए। तो हम कहेंगे कि
विभिन्न व्यंजकों की खोज साझा करके दूसरों के भोजन के विकल्पों को सम्मान देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पौधों, जानवर और सूक्ष्म जीवों को सभी प्रजातियों को सहित पृथ्वी पर जीवन विविधता को क्या कहेंगे? तो हम इसे कहेंगे, आपकी संबंधित एक नंबर होगी जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ऊर्जा स्थानांतरण का 10% नियमन लेंडरमैन द्वारा कब किस वर्ष में दिया गया था? ये 1942 में दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 9, स्कूल के रास्ते में घने जंगल से गुजरते समय वर्णित प्राथमिक संवेदी अनुभव क्या होगा? तो हम कहेंगे विभिन्न जो पक्षी और प्राणियों की आवाज़ है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। अब ये कह रहा है 141 क्वेश्चन नंबर के ईवीएस में रचनावादी शिक्षण का प्रमुख सिद्धांत निम्न में से कौन सा होगा? तो हम कहेंगे इसमें से हो जाएगा आपका समस्या समाधान और अन्वेषण की सक्रिय संलग्नता। आलोचनात्मक सोच और पूर्णतः आधारित शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए ईवीएस शिक्षण में कौन सा शिक्षण दृष्टिकोण सबसे प्रभावी रहेगा? तो हम कहेंगे ये आपकी अनुभवात्मक जो शिक्षा है और चर्चा है ये सबसे महत्वपूर्ण रहेंगी। क्वेश्चन नंबर 143 का इसमें इस प्रकार पूछा है कि पतियों की विशेषताओं की पहचान करते समय निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी इंद्रियां सबसे अधिक प्रासंगिक होंगी? तो हम कहेंगे जो हमारी दृष्टि है ये सबसे ज़्यादा कह सकते हैं इंद्रिय सबसे अधिक ज़्यादा प्रासंगिक होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है कि असमान यानी असमान भोजन वितरण के संदर्भ में सुपोषित बच्चों की तुलना कुपोषण बीमारियों और भूख से पीड़ित बच्चों से करते समय किन मुद्दों पर चर्चा होने सबसे अधिक संभावना रहेगी? हम कहेंगे जो सामाजिक आर्थिक कारक पर ज़्यादा सही रहेगा कहना। क्वेश्चन नंबर 145 से विश्व के वनों और उनके महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने एवं जश्न बनाने के लिए 21 मार्च को कौन सा पर्यावरण जागरूकता दिवस मनाया गया था? तो ये संबंधित हो जाएगा विश्व वन दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, निम्नलिखित कौन सा पानी का स्रोत है जल स्रोतों के संदर्भ परिवार के सदस्य की अवधारणा की सबसे अधिक निकटता से संबंधित होगा? तो वो कुआं होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पानी की अनोखी विशेषता क्या होती है? हम कहेंगे कि ये जल के विभिन्न रूप होते हैं, ये जीवन के लिए आवश्यक होते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी सामग्री आमतौर पर जंगलों से प्राप्त लकड़ी से प्राप्त नहीं होती है? देखो कागज होता है, प्लाईवुड हो जाएगा, मासे रेती, लेकिन थर्माकोल या थर्माकोल भी प्राप्त नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ईवीएस शिक्षण में क्षेत्र भ्रमण एवं व्यवहारिक गतिविधियों का क्या महत्व होता है? हम कहेंगे ये छात्रों के व्यवहारिक अनुभव पर्यावरणीय अवधारणा को गहरी समझ प्रदान करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा पशु स्रोत है जो प्राप्त नहीं होता? पूछे हुए ईवीएस के क्वेश्चन है जो आपका 2020 में हुआ था ये पेपर। तो इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हमको देख लेते हैं। 121 नंबर पर पूछा है कि प्राणियों की संकटाग्रस्त जातियां भी हैं, कौन सी हैं? तो हम कहते हैं जिनकी लुप्त होने का खतरा हो। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 122 इसमें पूछा पृथ्वी में मौसम परिवर्तन होने का होना इस तथ्य पर आधारित है, किस तथ्य पर आधारित है? हम कहेंगे पृथ्वी का अक्ष झुका हुआ होना यानी अपने अक्ष पे 23.5 डिग्री झुका होना। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। विटामिन B12 में उपस्थित कौन सा धातु होता है? तो उसे कोबाल्ट बोलेंगे। ऑप्शन नंबर 2 सही। सीएनजी और बायोगैस के मुख्य घटक तो हम जानते हैं मेथेन होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 सही। इसमें से पेट्रोलियम का बाई प्रोडक्ट यानी उप उत्पाद नहीं है, तो हम ये कहेंगे इसमें से कॉक नहीं होगा। बाकी बिटुमेन इसलिए और पैराफिन या पैराफिन ये सभी हो गए, क्योंकि कोक होता है ये कोयले का रूप होता है यानी कोयले का एक तरह से प्रकार मान लीजिएगा या उससे संबंधित। 126 जलमंडल रिजर्व के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? वो चूज करना है। ये क्षेत्र जैव विविधता वहाँ की संस्कृति दोनों का संरक्षण करता है। इस प्रकार का ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रभाव होता है, वन डायरेक्शन होता है या यूनि डायरेक्शनल होता है? ध्यान रखना यहीं पे आपका फूड वेव पूछे तो इसका फिर राइट आंसर मानेंगे मल्टी डायरेक्शन। ठीक है, ऊर्जा प्रवाह वन डायरेक्शन, फूड वेव होती है वो मल्टी डायरेक्शनल होती है, जिसे खाद्य जाल बोलते हैं। ओजोन परत के बारे में आपको सही बताना है। हम ये कहेंगे, क्या कहेंगे कि इनमें से हमें केवल सत्य बताने हैं ना। देखो ये कह रहा है पहला ऑप्शन जो आपके जानवर होते हैं पादपों के श्वसन में अनिवार्य होता है, ऐसा गलत है। 1-4 नंबर ऑप्शन देखिए, इसका उपयोग जल को रोगाणुरहित करने में उपयोगी होता है, ये बात तो सही है। 3 नंबर ऑप्शन को देखिए, वायु में इसका प्रतिशत 3% है, तो ये तो लॉजिक नहीं बैठ रहा है, तो ये तो गलत हो जाएगा। ये पराबैंगनी किरणों को एब्जॉर्ब करता है, ये बात सही है, यानी बी और डी ऑप्शन नंबर इसका तो सही हो जाएगा। 129 नंबर है ग्लोबल वार्मिंग यानी जो वैश्विक गर्माहट में तापमान क्या होता है? तो सौरमंडल में बढ़ता है, सौरमंडल भी ट्रोपोस्फियर। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 1 सही हो जाएगा। तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? उसे बोलते हैं ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन नंबर 3 सही।
जल प्रदूषण से होने वाले रोगों का समूह कौन सा है? तो वो होगा हैजा, पैचिस, पोलियो, टाइफाइड। ठीक है, तो इसमें देखो एनीमिया है, एनीमिया लोहा की कमी से, ठीक है, और इसमें भी एनीमिया है, इसमें इसका भी है, वातस्फीति, ठीक है, तो ये संबंधित वो है, वो है नहीं संबंधित आपके जल से, जैसे इसका भी है, ये आपके विटामिन से, यानी ये कहा जाए ना, ये कंप्लीट नहीं है, ये रैंडमली मिला दी हुई है, जबकि जो सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, हैजा, पैचिस, पोलियो, टाइफाइड। एक तरह के वन पारिस्थितिकी तंत्र में पाई जाने वाली खाद्य श्रृंखला का चयन कीजिएगा। तो हम ये कहेंगे जो घास को खाएगा टिड्डा, टिड्डा को मेढक, मेढक को सांप, सांप को घास। सही हो जाएगा 2 नंबर। कौन सी प्रक्रिया प्रकृति में होने वाले जल चक्र का एक भाग नहीं होती है, चरण नहीं होगी? वाष्पीकरण होता है, वाष्पोत्सर्जन भी होता है, और आपका अंक अवक्षेपण का मतलब है यहाँ पे प्रिसिपिटेशन होता है, ये भी सही है, ठीक है, जो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, इसमें पूछा है बायोडीजल के लिए किस पौधे की खेती की जाती है? तो हम ये कहेंगे वैसे तो मुख्यतः तो रतन जोत होता है, जैसे इंग्लिश में जेट्रोफा कहते हैं, बाकी सूरजमुखी और सोयाबीन ये भी हो जाएंगे, लेकिन जो संबंधित नहीं होगा वो होगा 2 नंबर। लेकिन हालांकि एक चीज़ है कि इसमें से खेती के लिए की जाने वाले पौधे ही पूछे हैं, तो हम कहेंगे 1, 3 और 4, ये राइट आंसर इसका हो जाएगा। भूपरटी में सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला कौन सा तत्व है? तो हम इसका नाम लेते हैं, किसका लेंगे हम? तो ऑक्सीजन का लेंगे, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। इसमें से बताइएगा कि कौन सा कथन सही नहीं है, यानी जो गलत है वो चूज करना है। हम ये कहेंगे वन जलवायु का जल चक्र को प्रभावित नहीं करते हैं, तो ये वाला कथन है वो गलत हो जाएगा, जो सही है मतलब जो कथन पूछा था सही नहीं है, तो 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है विश्व पर्यावरण दिवस 2019 की थीम, चलो उठाइए, क्योंकि अभी वर्तमान की पूछी जाएगी, न कि ये वाली। हालांकि उस टाइम पे जब पूछी गई थी, तो फिर इसका राइट आंसर हो जाएगा वायु प्रदूषण को हराना है। नेक्स्ट है कि इसमें से ऊर्जा के गैर परंपरागत या पारंपरिक स्रोतों का समूह बताइए, यानी जो आपके नॉन कन्वेंशनल होते हैं वो वाले। तो इनमें से हो जाएंगे आपके जैसे कि सौर ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा और पवन ऊर्जा, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है इनमें से बताइएगा कौन सा भारत के 4 जैव विविधता युक्त हॉटस्पॉट में से एक है? तो आप देखेंगे देखो अरावली पहाड़ियाँ होंगी, खासी की पहाड़ियाँ भी नहीं होंगी, ठीक है, बाकी विंध्याचल की पहाड़ी भी नहीं होगी, लेकिन हिमालय हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वन्य जीव संरक्षण जिसे हम बोलते हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन कब पारित किया गया था, या कब द्वारा कब लागू किया गया था? तो ये संबंधित हो जाएगा आपका, यानी भारत सरकार ने कब लागू किया है, इस प्रकार का ये क्वेश्चन था। हालांकि इसका राइट आंसर 1972 हो जाएगा। इसमें से कपड़ों के प्रकार और राज्य दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा इनमें से सही नहीं है। जैसे फिरन है वो आपके जम्मू कश्मीर से, रोहित है आपके हिमाचल से, फुलकारी पंजाब से, लेकिन जो पारू बाजू है ये आपके पश्चिम बंगाल से संबंधित नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चंद्र ग्रहण होता है जब, तो हम ये कहेंगे चंद्र ग्रहण जब होगा आपका, जब सूर्य है पृथ्वी और चंद्रमा के बीच हो जाएगा, यानी माफी चाहूंगा, ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, यानी पृथ्वी है वो सूर्य चंद्रमा के बीच में हो जाएगी। एक तो होता है सूर्य ग्रहण, एक होता है चंद्र ग्रहण, यानी ये कह रहा है ये कोई सूर्य है, पृथ्वी अगर यहाँ बीच में आ जाए किसके, ये हो चंद्रमा, तब तो होता है ये चंद्र ग्रहण। ये पृथ्वी है और ये यहाँ पर चंद्रमा हो जाएगी, ये पृथ्वी यानी ये तो सूर्य है, ये चंद्रमा है, ये पृथ्वी है, तब इसे बोलेंगे सूर्य ग्रहण, ठीक है, तो इसका राइट आंसर फिर 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ऊपर की स्थिति चंद्र ग्रहण की, नीचे की स्थिति सूर्य ग्रहण की है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, पारिस्थितिकी तंत्र एवं प्राकृतिक अधिवासों का संरक्षण तथा उनके प्राकृतिक वातावरण में प्रजातियों का जीवनक्षम जनसंख्या का रखरखाव एवं पुनर्प्राप्ति के लिए प्रयुक्त इसमें से पद कौन सा है? तो वो संबंधित हो जाएगा स्वस्थानीय, इसे बोलेंगे इन सीटू, एक होता है एक्स सीटू। तो ये जो सही बातें हो रही थी वो इन सीटू के बारे में हो रही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है कि कुछ वर्षों पहले तक गिद्ध आमतौर पर दिखाई देते थे, लेकिन वर्तमान में गिद्ध कभी कभार ही नजर आते हैं, इसका मेन रीजन क्या है? हम ये कहेंगे कि जो पशुपालकों द्वारा बीमारी पशुओं के इलाज में प्रयुक्त औषधि, एक ये भी रीजन होगा, क्योंकि वो नहीं तो खाते थे जो पशुपालक, जैसे पशु एनिमल्स होते हैं। नेक्स्ट 145 नंबर, कि निम्न में से कौन से क्रियाकलाप जंगलों के विनाश के लिए उत्तरदायी होंगे?
तो हम कहेंगे चाहे तो वो आपके खनिजों की खुदाई हो, यानी ऑप्शन नंबर 1। और कौन से हो सकते हैं इनमें से, और आपके बांध का निर्माण हो, और कौन से हो सकते हैं, और कृषि के लिए भूमि तैयार करना। ये सभी रीजन हो जाएंगे आपके विनाश के लिए उत्तरदायी करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है कि प्राकृतिक संसाधनों को लंबे समय तक उपयोग करने के लिए संरक्षण में सहायक जो 3R होती है, 3R, ये संबंधित हो जाएंगे। हम कहेंगे यानी ऐसे कह सकते हैं रेड्यूस, रिसाइकल, रीयूज। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। भारत जल सप्ताह 2019 से कह सकते हैं कब मनाया गया था, 24 सितंबर से आपके 28 सितंबर। संगमरमर कैंसर की घटना का कारण क्या है, तो इसका एक ही होता है, अम्लीय वर्षा। इसे स्टॉप कैंसर बोलते हैं। ठीक है, एक तरफ सूची फर्स्ट और सेकंड गिर राष्ट्रीय उद्यान है, ये आपके गुजरात से संबंधित हो जाएगा, लेकिन आपको तो केवल ये बताना है कि उसमें पाया क्या जाता है। ठीक है, तो हम ये कह देंगे, फिर क्या कह देंगे कि भारतीय शेर पाए जाएंगे। रणथंभौर ये राजस्थान में आता है, सवाई माधोपुर में, तो यहाँ पर क्या पाया जाता है, तो यहाँ पर बाघ पाए जाएंगे। इसके अलावा जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, यहाँ किसके लिए, एक सींग वाले गैंडे के लिए। और कंच रुके बांदीपुर हो जाएगा, फिर बांदीपुर में कौन आएगा, हाथी या कस्तूरी मृग, तो ये कस्तूरी मृग हो जाएंगे। और बाकी जो कंचनजंगा है ये संबंधित हो जाएगा आपके, नहीं बांदीपुर पर आपके हाथी हो जाएंगे, कंचनजंगा हो जाएगा आपका कस्तूरी मृग से। तो इस प्रकार इसका फिर ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। पहले का हमने दूसरा लगाया था, तीसरे का हमने फिर यानी दूसरे का तीसरा लगाया था, फिर हमने तीसरे का चौथा लगाया था, और चौथे का पहला लगाया था, और 5 का 5 हो जाएगा। इस प्रकार है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। भारत के किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती की जाती है, तो ये संबंधित हो जाएगा उत्तर पूर्वी राज्य, जो आपकी सेवन सिस्टर कहलाती है उधर की साइड। तो इस प्रकार ये जितने भी क्वेश्चन हुए वो सभी देखते चलेंगे, जिसमें से आपका पहला क्वेश्चन पूछा है 121 नंबर क्वेश्चन है, ऐसा देख पा रहा हूँ। इसमें पूछा था कि जो आपकी जलवायु परिवर्तन एक्शन प्लान जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था, यानी फर्स्ट राज्य कौन सा था, वो दिल्ली हो जाएगा, यानी यूटी। ये स्टार्ट किया गया था जलवायु परिवर्तन कार्यक्रम आपका 2008 में, तो ऑप्शन नंबर इसका 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड था, वो इस प्रकार पूछा था, इसमें बताइए कार्बनिक पदार्थ के अपघटन के समय मृदा में निम्नलिखित में से कौन है उत्पादित नहीं होता है, तो वो हो जाएगी ऑक्सीजन। क्योंकि मृदा से ऑक्सीजन से कोई लेना देना नहीं है, हमें तो ऑक्सीजन प्राप्त होती है आपके प्लांट से। ठीक है, तो इस वजह से इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो गया। बाकी जो जल है, पोषक तत्व है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड, इनका संबंध हो सकता है, लेकिन आपके ऑक्सीजन का नहीं होगा। इसी वजह से ये क्वेश्चन पूछा था। भारत का वैश्विक धरोहर स्थल जो एक से अधिक राज्य में अवस्थित है, तो हम ये कहेंगे कि जो आपका इसमें से हो जाएगा भारत की जो आपकी माउंटेन रेलवे है ना, ये एक से अधिक राज्य में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्योंकि ये वैश्विक धरोहर स्थल माना जाता है, जो विभिन्न अपने जो स्टेट हैं उनमें ये संबंधित है, इस वजह से पूछा था ये क्वेश्चन। बाकी है 124 नंबर क्वेश्चन, वनों उन्मूलन के फलस्वरूप निम्न में से किस वायुमंडलीय गैसीय संगठक के स्तर में वृद्धि होगी। तो वनोन्मूलन का मतलब होता है वनों का आप विनाश कर रहे हो या उन्हें काट रहे हो, वो सिस्टम होता है। क्योंकि वन प्लस उन्मूलन, वनों को काटना या उन्हें मतलब ये क्षति पहुंचाना, एक तरह से उन्मूलन करना। तो हम ये कहेंगे, इसका मतलब ये कि अगर प्लांट्स ही नहीं रहेंगे या प्लांटों को हम काटेंगे या उन्हें नष्ट कर देंगे, तो फिर क्या होगा, जो हमारा CO2 होती है हमारे वातावरण में, उसे ही तो एब्जॉर्व करते हैं प्लांट, यानी उसे ही तो लेते हैं अपनी मतलब एब्जॉर्व करते हैं, और इसके बदले में प्लांट हमें क्या देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। तो इसका मतलब है अगर 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 हमने प्लांट्स को नष्ट कर दिया, इसका मतलब है वातावरण में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी, जिससे आपने नाम सुना होगा ग्लोबल वार्मिंग, तो वो हो जाएगा, यानी आपके पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो इस वजह से ये क्वेश्चन पूछा था, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 125 है, इसमें से बताइएगा एक पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक संगठक कौन कौन से होंगे, यानी बायोटिक कंपोनेंट्स कौन से होंगे। तो इसमें से जो बायोटिक में आते हैं, जैसे आपको मालूम होगा जो सजीव होते हैं वो बायोटिक में आएंगे, और जो निर्जीव होंगे वो आपके अबायोटिक में आते हैं। इसमें सजीव कौन है, प्लवक, प्लवक को कहते हैं, इसमें तो प्लैंकटन दे रखा है या प्लैंकटन बोलते हैं, नहीं तो इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फाइटो, इन्हें बोलते हैं फाइटो प्लैंकटन। ठीक है, बाकी फ्लाइटो ये है और प्लैंकटन ये दे रखा है ऐसे। ठीक है, तो ये होते हैं प्लवक। प्लवक क्या होते हैं, ये जलीय पादप होते हैं। ठीक है, ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस भी कर लेते हैं, प्लांट्स जो है जलीय पादप माने जाते हैं। इसके बाद आते हैं जूलॉजिकल, यानी जूलॉजिकल तो नहीं करेंगे, इसे कहेंगे जू प्लांटन, यानी इसका मतलब ये है कि जो प्लवक है ना, इन्हें खा जाते हैं, ये जू प्लांटन, इन्हें जंतु प्लवक कहते हैं, इन्हें पादप प्लवक कहते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। जब हम आप समुद्री वो पढ़ेंगे ना खाद्य श्रृंखला, तो उनके अंतर्गत आते हैं, आपने देखे होंगे इस प्रकार के क्वेश्चन। बाकी जैसे क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, ये सभी निर्जीव हो जाएंगे, जिन्हें बोलते हैं अबायोटिक।
ये चीज़ तो आप जानते होंगे, जो सजीव होती हैं वो बायोटिक मानी जाती हैं, जैसे प्लवक हो गया और जितने एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए, और इनमें कुछ विशेषताएं भी होती है, वो आपको मालूम होनी चाहिए, उसी आधार पर ये आंसर लगते हैं इनमें। ठीक है, नेक्स्ट है कि पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत कौन सा है, तो वो आपकी न्यूक्लियर एनर्जी होती है, नाम की ऊर्जा। बाकी ज्वारीय और तापीय सौर ऊर्जा ये आपकी होंगी अपरंपरागत, जिन्हें बोलेंगे अनकन्वेंशनल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका तो 4 सही हो जाएगा। इसमें से बताइए कौन सा है एक मुर्दा कोर नहीं है। मुर्दा कोर को क्या कह रहे हैं, स्क्वेंजर। स्क्वेंजर का मतलब होता है ये जमीन को साफ करने वाले होते हैं, मतलब जैसे आपने बहुत सारे एनिमल्स देखे होंगे, जब वो मर जाते हैं तो जब वहाँ पे फेंका जाता है उन्हें, तो उनके अंदर हड्डी ले जाती है कुछ दिनों के बाद, तो उसका कारण पता है क्या होता है, या तो गिद्ध खाएगा उसे, या केंचुए वगैरह खाएंगे, या दीमक, ये इनके अलावा और भी कीट हो सकते हैं। तो ये क्या है, ये आपके जमीन को साफ करने वाले कहलाते हैं। ठीक है, यानी पृथ्वी को साफ करने वाले तो स्क्वेंजर होते हैं ये। ठीक है, तो जो नहीं है वो पूछा था, तो वो फिर मशरूम हो जाएगी। मशरूम ऐसा नहीं करती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है जो 128 नंबर, वो इस प्रकार पूछा है। ये कह रहा है क्वेश्चन के घरों में जलाऊ लकड़ी के अपूर्ण दहन से या अपूर्ण दहन से एक जहरीली गैस एक्स उत्पादित होती है, जो सांस द्वारा खींचे जाने पर एक्स रक्त में उपस्थित पदार्थ वाई से संयोजित हो जाती है और रक्त की गैस जेड को वहन करने की क्षमता कम कर देती है, जिससे श्वसन संबंधी समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो एक्स वाई जेड क्या है, पता है ये क्वेश्चन क्या पूछा है। यानी जो आप है अपूर्ण देने का मतलब जो भी लकड़ी वगैरह होती है, तो वो पूर्ण रूप से नहीं जलती है ना, तो उसमें फिर एक गैस निकलती है कार्बन मोनोऑक्साइड। वो फिर क्या करती है, जैसे हम सांस लेंगे ना, तो ये जो हमारी ऑक्सीजन वगैरह जाती है उन्हीं के साथ चली जाएगी, तो हमारे रक्त में पाई जाती है हीमोग्लोबिन, जिससे हमारे रक्त का रंग लाल होता है। तो ये हीमोग्लोबिन है ना, ऑक्सीजन के 4 अणुओं से जुड़ा रहता है ये इस प्रकार। तो होता है क्या है कि जब सी हो जाती है ना ऑक्सीजन के साथ, तो फिर ये इसे हटा देगी, ऑक्सीजन को खुद जुड़ जाएगी। अब खुद जुड़ जाएगी तो क्या होगा कि जो हीमोग्लोबिन है हमारे शरीर में पूरे में संचरण होता रहता है, कि रक्त का प्रवाह होता है ना, वो इसी के द्वारा होता है। यानी ऑक्सीजन का, रक्त का तो क्या, जो ऑक्सीजन हमारे शरीर में पूरे, जैसे कि माइंड से जा रही है सीधे पैर तक या हाथ तक, तो वो इसी के थ्रू जाती है, हीमोग्लोबिन के थ्रू। अब इसके साथ अगर कार्बन मोनोऑक्साइड जुड़ जाएगी, तो फिर जो ऑक्सीजन हट जाएगी ना यहाँ से, तो फिर क्या होता है कि फिर ऑक्सीजन, लास्ट में ये क्वेश्चन कह रहा था, देखो ध्यान से, वायु से संयोजित हो जाती है और रक्त की गैस है वो जेड को वहन करने की क्षमता कम कर देती है। यानी जेड मीन्स ये है कि यहाँ पर जो ऑक्सीजन अब और आ रही है आपके श्वसन के थ्रू, उसे नहीं यानी जुड़ने देती है, कौन, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये हीमोग्लोबिन से जुड़ी रहती है, तो फिर हमारे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है शरीर में, घबराहट होना, ये सब चीज़ होना, और फिर लास्ट में आकर डेथ हो जाती है। सिंपल सा लॉजिक ये है कि उसकी मृत्यु हो जाएगी। और इसका एक एग्जाम्पल आता है, जो चिमनी होती है बंद, यानी कमरा बंद करके या लॉक करके, जो दरवाजे वगैरह वो करके चिमनी नहीं जलाई जाती है, अगर जलाते हैं तो आप भी जानते होंगे उसमें से जो धुआं निकलेगा, वही धुआं में पाया जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड, और वो आपकी जैसे श्वसन करेंगे तो अंदर जाएगी और वो फिर डेथ हो जाती है। इस प्रकार के एग्जाम्पल चिमनी वाला पूछा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, हम कहेंगे हमने एक्स क्या मानी थी, हमने एक्स की मानी थी कार्बन मोनोऑक्साइड, फिर वाई क्या थी, हमने कहा था हीमोग्लोबिन हो जाएगा, फिर जेड क्या था, फिर ऑक्सीजन हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ लीजिएगा, यही था कि मैं एक बार पढ़ के बता दूं आपको, एक सेकंड नीचे कर लो इसे। देखो कि घरों में जलाई या जलाऊ लकड़ी के अपूर्ण दहन से एक जहरीली गैस निकलती है, वो एक्स है। तो एक्स का मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड, और सांस द्वारा है खींचे जाने पर वो एक्स रक्त में उपस्थित वाई से संयोजित हो जाती है। वाई का मतलब होगा हीमोग्लोबिन से संयोजित हो जाती है, और रक्त की गैस जेड को वहन करने की क्षमता कम कर देती है। यानी वो ऑक्सीजन की जो वहन, या वहन का मतलब ये है जो ऑक्सीजन के हीमोग्लोबिन के साथ पूरे शरीर में फैल रही थी ना, उसकी वहन क्षमता कम कर देती है। तो उससे होगा क्या, ऑक्सीजन की कमी होगी, मैंने बता दिया। उसके बाद अगर ज़्यादा ऑक्सीजन की कमी होती रही तो निश्चित तौर से डेथ हो जाएगी। ठीक है, तो हमने बताया था एक्स और वाई, जेड एक्स का मतलब हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड, और दूसरे का वाई का मतलब हीमोग्लोबिन, और जेड का मतलब ऑक्सीजन। यही क्रम देख लीजिएगा, इसमें भी कार्बन मोनोऑक्साइड है, इसमें भी ये पहले, फिर इसमें ऑक्सीजन ऑक्सीजन नहीं होगा, दूसरे नंबर पर हीमोग्लोबिन होगा, तीसरे पर होगा ऑक्सीजन। तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। बायोमास के अवायवीय गठबंधन के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी गैस उत्पादित होती है, तो वो आपकी बायो गैस ही होगी उत्पादित। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ओजोन के संबंध में सही कथन का चयन कीजिएगा। तो हम ये कहेंगे, क्या कहेंगे कि ओजोन है वो पराबैंगनी जो भी किरणें होती हैं उन्हें एब्जॉर्ब करके ऑक्सीजन का निर्माण करती है, ये वाला कथन सही होगा। बाकी ऐसे ही कह रहा था पहला ऑप्शन का, हमारे वायुमंडल में ओजोन है वो 7.8% होती है, ये गलत है। सौरमंडल में उपस्थित ओजोन उत्तम ओजोन मानी जाती है, ये भी गलत है। ओजोन क्षमता मंडल में क्लोरोफ्लोरोकार्बन की मात्रा में वृद्धि करती है, ये बात गलत है। ऑप्शन नंबर केवल 3 सही होगा, ये अच्छा क्वेश्चन था। इसमें से बताइएगा निम्न में से कौन है एक से अधिक पौष्टिकता का स्तर, यानी पौष्टिकता का स्तर का सदस्य है। यानी इसका मतलब देखो, इंग्लिश देखिएगा, ये कह रहा है कि बिलोंग टू मोर, ये कह रहा है देन वन ट्रॉपिक लेवल, यानी ऐसा कौन सा ट्रॉपिक लेवल है जो एक से अधिक लेवलों पर डिपेंड कर रहा है, यानी ऐसे कह सकते हैं। इसमें से राइट आंसर मनुष्य होगा। सिंपल सा लॉजिक समझिए, ऐसा इनमें से कौन है जो एक से अधिक चीज़ों को खा सकता है, यही तो कह रहा था, एक से अधिक पौष्टिकता का स्तर का सदस्य है। यानी वो शाम को भी खा जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि खाते भी है चीन में,
और टिड्डे को खा जाए ये कोई बड़ी बात नहीं है, जो मांसाहारी होते हैं वो सभी चीज़ों को खा जाएगा, चाहे टिड्डा हो, प्लवक हो, चाहे कोई भी चीज़ हो। सिंपल सा लॉजिक ये है, मानव है वो एक से अधिक पौष्टिकता स्तर का सदस्य माना जाएगा, ये है मतलब। ठीक है, तो इसका राइट आंसर 4 नंबर हो गया था। नेक्स्ट है, इसमें से बताइए जो भौम जल स्तर को कम नहीं करता है। तो जैसे बर्फ ये कह रहा था बढ़ती बर्फबारी, तो ये कहा ये तो बढ़ा रहा है ना, यानी भौम जल स्तर को बढ़ा रहा है, ये कम थोड़ी कर रहा है। बाकी अपर्याप्त परिभाषा कम कर देगी, नलकूपों की बढ़ती जनसंख्या भी ये बढ़ती संख्या भी कम कर देगी, और बढ़ता उन्मूलन ये सभी कम करेंगे। केवल बर्फ एक ऐसी चीज़ है कि अगर ये बर्फबारी होती रही तो जल स्तर भौम जल स्तर बढ़ता रहेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सबसे छोटी से सबसे बड़ी तरंग दैर्घ्य का सही क्रम क्या होगा। तो इसकी एक ट्रिक होती है, क्या होती है, रेडियो में इधर लिख देता हूँ, ठीक है, रेडियो मिर्ची मैंने याद कर रखी इसी प्रकार, ठीक है, रेडियो मिर्ची, आई लव यू और एक्स और ये गामा, ये मतलब याद कर रखी है, वो कोई वैसी नहीं है। अब मैं इसे शॉर्ट कर दूँ, शॉर्ट का मतलब ये हो जाएगा, जैसे ये रेडियो लिख रहा है ना, इसे मैं आर लिख लेता हूँ, मिर्ची लिख रहा है यानी माइक्रोवेव हो जाएगी, तो इसे एम लिख लेता हूँ, ए आई एम आई कर रहा हूँ, फिर आई का मतलब इंफ्रारेड हो जाएगी, ठीक है। और ये याद करने की ट्रिक है बस, ये लब में वी आता है तो इस वजह से ये विजुअल हो जाएगी। इसके बाद क्या रहा है यू, तो यू का मतलब अल्ट्रावायलेट हो जाएगी, और एक्स का मतलब एक्सरे हो जाएगी, और वाई का मतलब गामा रे। ये क्रम होता है। इसका मतलब क्या है पता है, जो गामा रे होती है ना, इसकी एनर्जी सर्वाधिक होती है, तो इसका मतलब हम अगर इधर से यानी लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो इसमें एनर्जी का मान बढ़ेगा। सिंपल से समझ में आएगा। अगर हम गामा से उल्टे इधर रेडियो की तरफ आएंगे तो इसका मतलब यहाँ पर लैम्बडा का मान बढ़ेगा। ये सिंपल सा लॉजिक होता है, इसे आप इस क्रम में लिखिएगा। जैसे कि ये क्वेश्चन कर पाए हम कि जैसे कि मैं पहले जो मुझ पे आता है पहले वो लिखूँ, नहीं तो पता पड़ेगा, बताते बताते खुद ही भूल गया। आई मतलब रेडियो मिर्ची आई लव यू, आई लव यू और एक्स और गामा। अब मैं इसे उल्टे क्रम में लिख रहा हूँ, उल्टे क्रम में क्या है, इसी प्रकार ये क्वेश्चन पूछा है, हालांकि मैं इधर से भी कर देता पर जिससे कि आसानी हो जाएगी। देखो गामा रे, फिर एक्स रे, फिर अल्ट्रावायलेट, फिर उसके बाद है आपकी विजुअल, फिर उसके बाद है आपकी इंफ्रारेड, फिर उसके बाद है आपकी एफ, फिर उसके बाद है आर। अब देखो इसका मतलब ये इधर की साइड आएंगे तो एनर्जी बढ़ेगी, और अगर गामा से हम आर की तरफ जाएंगे तो फिर क्या है, लैम्बडा का मान है बढ़ेगा। अब देखो क्वेश्चन को पहले क्या कह रहा था, ये क्या रहता है, सबसे छोटे से सबसे बड़ी तरंग दैर्घ्य की हो जाना है, तो सबसे छोटी किसकी होगी, गामा की, फिर बड़ी किसकी हो जाएगी, वो आर की हो जाएगी, आर का मतलब यहाँ पर रेडियो से। अब देखो दिमाग लगाना, ये क्वेश्चन पूछा उसने बहुत अच्छा लेवल का, ये 10 तक तो आपको मिलेगा भी नहीं, ये लेवल अच्छे ही आते हैं इसके, इससे संबंधित जैसे एनर्जी को लेकर या तरंग दैर्घ्य को। आपने देखा हो बेबी और ये वाला क्वेश्चन मिल जाएगा, वी आई बी और जी वाई ओ आर, बेबी और ये वाले देखे होंगे तो आपने। हाँ जी, आपके प्रिज्म में से प्रकाश को उतारा जाता है तो उसमें पूछा है किसमें सबसे अधिक कौन बनेगा कम बनेगा, तो वो वाला है ना, ये तो 10th में दे रखा है, लेकिन ये बहुत कम दे रखे हैं, होगा तो फिजिक्स से संबंधित है ये। तो देखिएगा हम क्या बात कर रहे थे, कहाँ पहुँच गए। अब देखिएगा कि अब देखिए इसमें क्रम दे रखा है, छोटी तरंग दैर्घ्य से बड़ी तरंग दैर्घ्य की ओर जाना है, तो सबसे छोटी इसकी होगी, सबसे बड़ी इसकी होगी। आप तो ये लॉजिक लगाइए, तो हमें छोटी से मतलब ये होगा गामा से इधर की साइड जाना है, किधर की साइड, इधर की साइड, यानी लेफ्ट टू राइट जाना है। अब देखते जाना, जैसे इसमें विजुअल दे रखा है, विजुअल का मतलब वी आई कर रखा है मैंने यहाँ, ठीक है। अब इससे हमें इधर जाना है क्योंकि ये छोटी है, और इधर की साइड जाएंगे तो ये बड़ी होती जाएंगी। अरे इंफ्रारेड, इसके बाद इंफ्रारेड, आई एन का मतलब इंफ्रारेड ही है, ठीक है। तो ये भी बात सही। मेरे अल्ट्रावायलेट, अब इसे अल्ट्रावायलेट नहीं करना था, क्यों नहीं करना था, इसे माइक्रो करना था, क्योंकि ये उल्टा आ गया इधर की साइड, तो ये गलत हो गया, ठीक है। यानी क्रम भी होना चाहिए जब भी सही होगा। सेकंड है अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रावायलेट कहाँ पे, ये वाला, ठीक है। अरे विजुअल, तो विजुअल ये रहा, फिर कह रहा है इंफ्रारेड, इंफ्रारेड ये रहा, यानी ये क्रम सही है, यानी अल्ट्रावायलेट, विजुअल, इंफ्रारेड ये क्रम है वो कम से अधिक की ओर है। मैंने पहले ही बता दिया था कि गामा से अगर हम रेडियो तरंग की ओर जाएंगे तो आपकी लैम्बडा का मान बढ़ेगा, और रेडियो से अगर गामा की ओर आएंगे उल्टे क्रम में तो फिर आपकी एनर्जी का मान बढ़ेगा, वो होगा सर्वाधिक गामा का। हमने देख लिया था अल्ट्रावायलेट के बाद है विजुअल आई थी, विजुअल के बाद इंफ्रा आई थी, इसका मतलब यही ऑप्शन सही होगा। बाकी ऑप्शन की बात करें, चलो मैं तीसरा बता रहा हूँ आपको, अगर दिखाई दे रहा होता, ये कह रहा है कि इंफ्रा, इंफ्रा कहाँ है, ये रही, यानी मैं चला रहा हूँ पेन, ध्यान पेन का मतलब हाथ से कर रहा हूँ तो देख लेना। फिर कह रहा है कि विजुअल, अब बताइए इंफ्रा के बाद माइक्रो आनी चाहिए, ये कह रहा है कि विजुअल, उल्टा क्रम है तो गलत हो जाएगा। अब देखिए 4 नंबर को ध्यान से देख रहे हो तो अल्ट्रावायलेट दे रखा है, तो अल्ट्रावायलेट दे रहा, ठीक है। फिर कह रहा है इंफ्रारेड, इसके बाद है इंफ्रारेड आ गई, विजुअल आ गई, चलो मान लीजिए कि विजुअल को ये हटा भी दे, चलो इंफ्रा मान लीजिए हमने कि ये कह रहा है कि इंफ्रा पे आ गई, चलो फिर देखो फिर कह रहा है विजुअल, फिर उल्टे क्रम में कैसे हो सकता है, चलो एक स्टेप छोड़ के आगे जा सकते हो, या इसे माइक्रो को छोड़ के आप रेडियो पर जा सकते हो, लेकिन फिर आप उल्टे वापस नहीं आ सकते। ओवरऑल ये था कि ये ट्रिक थी, मैंने बताया था, इसे याद कर लेना, ये बहुत काम आएगी, और अगर आपको याद है तो फिर बेस्ट बात है। यानी ये था ट्रिक, क्या थी कि रेडियो मिर्ची
आई और लव यू, ठीक है। इसके बाद है एक्स और वाई, ऐसे याद कर लेना। वाई का मतलब गामा हो जाएगा, देखो रेडियो का रेडियो हो जाएगा, और मिर्ची का मतलब माइक्रोवेव हो जाएगा, आई से इंफ्रारेड हो जाएगा, इसमें वी आता है इसलिए विजुअल हो जाएगा, यू का मतलब अल्ट्रावायलेट हो जाएगा, एक्स का एक्स रे हो जाएगा, और आपकी वाई का मतलब गामा रे। बस ये याद कर लेना। कुछ आसान नहीं था, इसे हर कोई नहीं कर पाएगा, ये ध्यान रखना, कोई कर पाएगा, इसे नॉलेज होगी इन चीज़ों की, क्योंकि ये फिजिक्स का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, किसी परिभाषित भौगोलिक अवस्थिति में ही विशिष्ट उपस्थिति की पारिस्थितिकी अवस्था को कहते हैं। तो ये कह रहा है कि पर्टिकुलर कोई चीज़ कहीं पर पाई जा रही है विशेष स्थान पर, तो आप उसे क्या कहेंगे? हम उसे एंडेमिक कहेंगे, यानी पर्टिकुलर किसी स्थान पर कोई चीज़ पाई जाती है ना, उसे एंडेमिक कहते हैं। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया में कंगारू पाए जाते हैं, तो वो पर्टिकुलर उसी क्षेत्र में पाए जाते हैं, कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया में। तो ये उसी स्थान पर विशेष प्रजाति हो गई। अब इसमें एक पेंडेमिक दे रखी है, क्योंकि हमने कोरोना काल देखा था, तो ये पेंडेमिक बीमारी थी, या कह सकते हैं ग्लोबल लेवल पर पूरे विश्व स्तर पर थी, तो हम ये कहेंगे। इसका तो राइट आंसर 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। इसमें से कह रहा है कि आप बताइएगा कौन सा है जल प्रसारित रोग नहीं है, यानी जल के थ्रू नहीं फैलता है। तो देखो हैजा होता है विब्रियो कोलोरी, जीवाणु द्वारा होता है, तो इसमें जो दस्त वगैरह होते हैं, उल्टी वगैरह, वो चीज़ें आती है, तो ये जल के थ्रू फैलता है, यानी गंदा पानी से। टाइफाइड है, ये भी आपके साल्मोनेला टाइफी जीवाणु की तरफ फैलता है, इसमें आपको बिडाल टेस्ट का उपयोग किया जाता है। ये भी अच्छा क्वेश्चन बनता है, ये ध्यान रखना। मैं तो बता दिया जीवाणु कौन सा हुआ, साल्मोनेला टाइफी, और ये किसके द्वारा फैलता है? जल और भोजन के दूषित होने से। और बाकी इसका कौन सा टेस्ट किया जाता है? बिडाल टेस्ट किया जाता है, ठीक है। हेपेटाइटिस होता है ना, ये भी जल के जनित, यानी जल के प्रदूषण से फैलता है। तो फिर ट्यूबरकुलोसिस होती है आपकी, इसे बोलते हैं टीबी, और टीबी होती है आपकी वायु संचरित, ना कि ये जल संचरित। तो हमें यही पूछा था कौन सा है जल से ग्रसित, कौन सा रोग नहीं है, तो वो 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? तो हम जानते हैं मैग्नीशियम धातु पाई जाती है, तो ऑप्शन नंबर इसका 1 सही हो जाएगा। बाकी कोबाल्ट है, इसमें 2 नंबर ऑप्शन है ना, ये आपकी विटामिन B12 में पाई जाती है। नेक्स्ट है कि वन्य जीव रक्षा क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए भारत सरकार कौन सा पुरस्कार देती है? हमें देती है अमृता देवी पुरस्कार, यानी अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जो आपकी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है, जैसे CPCB कह रहे हैं, CPCB के अनुसार रिहायशी इलाकों में ध्वनि की ऊपरी सीमा कितनी होनी चाहिए? वो कर लगभग में होनी चाहिए 55 डेसिबल। और डेसिबल क्या है? ये ध्वनि मापने की इकाई है। नेक्स्ट है, जैव निम्नीकरण ठोस अपशिष्ट फेंकने के लिए ए रंग का कचरेदान का उपयोग करते हैं। बायो निम्नीकरण का मतलब है कि वो सड़े गल जाए ना, चीज़ सड़े गल जाए, वो उनसे संबंधित होती है जैव निम्नीकरण। ये ए का मतलब हो जाएगा वो 100% हरा होगा, ये ध्यान रखना। अभी दोनों ऑप्शन में रखा 2000, आगे चलते हैं, का उपयोग करते हैं। जबकि पुनर्चक्रित करने योग्य अपशिष्ट बी के रंग के कचरेदान फेंका जाता है, तो फिर 100% ये नीले से संबंधित है, ये नीले से ही संबंधित होगा, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ये आपने ये पढ़े होंगे बैग, बैग होते हैं विभिन्न प्रकार के, यानी ऐसे कह सकते हैं कि कचरे को डालने के लिए विभिन्न प्रकार के बनाए हैं। जैसे कि कोई जैसे मान लीजिएगा जो सड़ कर सकती है चीज़ें, वो फिर आपके ग्रीन वाले में डालनी होगी, और जिन्हें पुनर्चक्रित कर सकते हैं वो नीले वाले में डालनी होगी। काले वाले में जो आपके जो ऐसे बोल सकते हैं, जो डॉक्टर वगैरह सिरिंज वगैरह जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं उनमें डालते हैं, तो ये अलग अलग बांटे हुए हैं, तो ये आपको पढ़ने होंगे, ये EVS की बुक में दे रखे हैं। नेक्स्ट है, वायुमंडल हरित गृह प्रभाव में मुख्यतः किसके अवशोषण और किसके पुनः उत्सर्जन द्वारा उत्पन्न होता है? तो हमारे वायुमंडल में पाई जाती है इंफ्रारेड, यानी इंफ्रारेड मतलब अवरक्त विकिरणों के द्वारा। तो ये क्वेश्चन 2-3 बार आ चुका है, तो ये ध्यान रखना, ये रिपीट भी हो सकता है। तो फैक्चुअल क्वेश्चन है, 2 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये कह रहा है कि एक दूसरे से जुड़ी जटिल खाद्य श्रृंखला कहलाती है, उसे खाद्य जाल कहते हैं। खाद्य जाल का मतलब फूड वेब, यानी इसका मतलब लॉजिक समझ रहे हो? जैसे प्लांट है, आपको लगता है कि प्लांट्स मतलब ये प्लांट्स है, इसे खाने वाले कितने हैं? पृथ्वी पर हजारों लाख हों। कैसे? इसे कौन खा सकता है? हिरण खा सकता है, गाय खा सकती है, भैंस खा सकती है, और जैसे कि भैंस हुई टिड्डा खा लेगा इसे। तो यानी एक ही चीज़ पर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड होती है ना। अब देखो, एक तो ये हो गया, अब देख लीजिएगा अगला। अगला क्या है? जैसे टिड्डा है, टिड्डा किसे खा रहा था? टिड्डा खा रहा था प्लांट्स को। और टिड्डा को कौन खा सकता है? तो हम देखते हैं टिड्डे को खाने वाला मेंढक होता है, समझना। तो फिर अगर टिड्डा को और कौन खा सकता है? इसे सर्प भी खा सकता है, या सांप, ठीक है। अन्य चीज़ें भी जो कीट होते हैं वो खा सकते हैं, यानी एक लेवल पर विभिन्न प्रकार के जीव डिपेंड रहते हैं, उसे बोलते हैं। यानी ये एक जाल सा बन जाता है सभी का, ये इससे संबंध है, ये इससे, यानी ये इससे संबंध हो जाएगा, यानी मैं बता रहा हूँ कि ये इस प्रकार का जाल बन जाता है, उसे बोलते हैं फूड वेब। और फूड चेन क्या होती है? देखो एक एग्जाम्पल दूँ, देखो फूड वेब अलग चीज़ होती है, फूड चेन अलग होती है। फूड वेब मैं पहले फूड चेन बता दूँ। फूड चेन का मतलब होता है एक श्रृंखला होती है। जैसे कि मैंने बात की प्लांट, प्लांट को कौन खा सकता है आपके हिसाब से? हमने कहा प्लांट को या घास को, घास ले लें, घास को कौन खा रहा है? टिड्डा खा रहा है, क्योंकि ये आसान रहता है समझाना। टिड्डा, टिड्डा को कौन खा रहा है? मेढक। मेढक को कौन खा रहा है? मेढक को खा जाएगा आपका सांप या सर्प बोल सकते हैं। और सांप को कौन खा जाएगा? इसे गरुड़ का मतलब है नील या चील या गिद्ध, कोई भी खा जाए इसे। तो आप देख रहे हैं ना, ये एक क्रम चल रहा है, यानी घास को टिड्डा, टिड्डे को मेढक, मेढक को सांप, और सांप को गरुड़ या गिद्ध, ठीक है। तो यानी ये क्रम चल रहा है, इसे बोलते हैं फूड चेन।
और फूड वेब का मतलब ये है कि इस डे पर भी बहुत सारे डिपेंड है खाने के लिए, और मेढक को भी बहुत सारी चीज़ें खा सकती है, और सांप को भी बहुत सारी चीज़ें खा सकती है जैसे मोर वगैरह। तो यानी ये एक जाल बन जाएगा, उसे बोलते हैं फूड वेब। एनसीईआरटी बुक में दे रखा है चित्र, उसमें ऐसे ही समझाया है। तो सबसे बेस्ट है कि उस चित्र के थ्रू आप जल्दी समझ जाएंगे, अगर जिन्होंने नहीं पढ़ी है, बैकग्राउंड नहीं है साइंस, उनके लिए। बाकी वायु प्रदूषण यानी सॉरी, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि 142 प्रदूषण द्वारा उत्पन्न होने वाले रोगों के युगों को पहचानिएगा। इसमें से राइट आंसर 4 नंबर हो जाएगा। जो मीन माता होता है या मीना माता बोलते हैं इसे, ये मरकरी होती है एक धातु, जो तरल यानी कह सकते हैं तरल रूप में पाई जाती है, यानी कह सकते हैं गाढ़ेपन में। तो ये संबंधित होती है मीन माता रोग से, और इसमें मीन माता रोग है वो मरकरी की वजह से होता है, आप ऐसे समझिएगा। फ्लोरोसिस होता है वो फ्लोरीन की कमी से होता है, तो इसमें क्या हड्डी वगैरह टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। बाकी अब देखो इनमें ये प्रदूषण के द्वारा होने वाले रोग हैं, ठीक है। बाकी और देख लेते हैं, जैसे कैट क्राई सिंड्रोम है, ये अनुवांशिकी रोग है, न कि ये प्रदूषण के द्वारा होता है। ऐसे मीना माता है, हालांकि ये मीना माता प्रदूषण के कारण होता है, लेकिन दूसरा ऑप्शन है वो गलत था, इस वजह से ये गलत हुआ। जैसे ये कह रहा है उक्त रक्तचाप हाइपरटेंशन, और दूसरा है ये प्रोटीन की वजह से हुआ, इस वजह से गलत होगा, क्योंकि मेरास्मस रोग है वो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की कमी से होता है बच्चों में। बाकी मेरास्मस है वही है, ये यहीं पे लिख दिया। और क्वासिर, क्वासिर का मतलब प्रोटीन की कमी से, और जो मेरास्मस होता है वो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों की कमी से होता है, ये बच्चों में होते हैं। लेकिन राइट आंसर इसका 4 था, मैंने बता दिया ये प्रदूषण के कारण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 143 है युग्म, इसमें से गलत युग्म हटना था। जैसे नीलगिरी बायोस्फीयर, ये तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में सही है। नो, ये क्या है, नो क्रैक बायोस्फीयर है, ये मिजोरम, मिजोरम में नहीं होगा, तो फिर कहाँ पे होगा ये आपके मेघालय ना राज्य, तो उससे संबंधित है, न कि आपके मिजोरम से। तो ऑप्शन नंबर इसका तो सही होगा। बाकी जो सिमलीपाल है वो उड़ीसा में हो जाएगा। जो दियांग, दियांग और दिबांग, ये आपका अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा। गलत कथन पहचानिएगा, तो गलत पहचानना है क्या। जैसे कि पावर पेट्रोल का ऑक्टेन नंबर साधारण पेट्रोल से अधिक होता है, सही बात, तभी इंजन की आवाज़ कम कम आती है। कम कम मतलब ज़्यादा कट कट की आवाज़ नहीं आएगी इस प्रकार का। एक होता है ऑक्टेन नंबर, एक होता है C10 नंबर, ठीक है। ऑक्टेन नंबर होता है ये पेट्रोल में, C10 नंबर होता है आपके डीजल वाली गाड़ी में, ठीक है, ये ध्यान रखना। जितना ऑक्टेन नंबर अधिक होगा, इंजन उतनी कम आवाज़ करेगा। नेक्स्ट है कार्बन, जो फुटप्रिंट किसी भी उत्पाद द्वारा उत्सर्जित अधिक जो ग्रीन हाउस गैस होती है उनको मापने के लिए उपयोग किया जाता है, ये बात सही है, ये भी सही थी। वनीकरण और वन रोपण एक ही प्रकार के लिए प्रयोग, दो शब्द है, गलत है। वन रोपण का मतलब होता है आप प्लांट्स लगा रहे हैं, यानी आप कह सकते हैं नई प्लांट्स लगाते हैं उनकी बात होती है, तो उसे तो वन रोपण कहते हैं। और वनीकरण का मतलब हो रहा है आप है, जैसे मरुस्थल है उसमें 10-8 साल से कोई भी पेड़ नहीं, यानी खत्म हो गए हैं। जैसे हम राजस्थान की बात करें तो मरुस्थल की बात करते हैं, जैसे कि जैसलमेर की, वहाँ पे आपको पेड़ वगैरह नहीं मिलेंगे, बहुत कम मिलेंगे। तो वहाँ पे ऐसी फसल की जाए, मैं कह रहा हूँ फसल ऐसी मतलब वन रोपण की जाए, यानी वनीकरण किया जाए कि वो उस मतलब उस वातावरण के अनुकूलित भी हों, और एक साथ लगाया जाए, यानी किसी ऐसे स्थान पर जहाँ पर पहले पेड़ वगैरह नहीं थे फिर वहाँ पर लगाए जाए, तो वो होता है वनीकरण। वन रोपण जो नए प्लांट्स लगाए जाते हैं, तो ये अंतर होता है। जब ये कह रहा था ये दोनों एक ही शब्द है, तो इस वजह से ये गलत हुआ। बाकी 4 नंबर ऑप्शन था वायुमंडल की जो 4 परतों का सही क्रम का होगा, तो हम कहेंगे पहले तो आएगी कौन सी, क्षोमंडल, फिर आएगी समता मंडल, फिर आएगी मध्य मंडल, फिर आएगी वो सॉरी, पहले आएगी क्षोमंडल, फिर मध्यम समंडल, फिर आएगी मध्य, फिर लास्ट में आएगी आयन मंडल। तो ऑप्शन नंबर इसका जो गलत था हमें बताना था, वो तो 3 नंबर हो जाएगा, ठीक है, वनीकरण और आपके सबसे ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 1992 के रियो शिखर सम्मेलन एजेंडा 21 से संबंधित है, तो हम कहेंगे ये आपके संधारणीय विकास से या आपके ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट से संबंधित था, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसमें से कौन सा है एक ग्रीन गुड डीड नहीं है, यानी ग्रीन गुड डीड का मतलब ये है कि आपके वातावरण की जो प्रदूषित करने वाली चीज़ है उन्हें कम कीजिएगा, लेकिन कचरा को जलाएंगे तो निश्चित तौर से प्रदूषित होगा, यही पूछा था कौन सा नहीं है, तो वो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारतीय वन अधिनियम जो 2017 हुआ था, उसमें से वृक्षों की श्रेणी से निकाल दिया गया था किसे, बांस को, जिसे बम्बू बोलते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस 2018 की थीम क्या थी, प्लास्टिक प्रदूषण को पराजित करना, लेकिन 2024 की थीम क्या है, 2024 की थीम है भूमि सुधार, मरुस्थल और की क्षमता उत्पन्न करना, इस प्रकार की थे, आप देख लेना, या ऐसे बोल सकते हैं जेनरेशन रीस्टोर के नाम से है, ठीक है। नेक्स्ट है कि जो यूरिया लेपित करने हेतु प्रयुक्त हो रहे तेल किस पौधे से प्राप्त या बीज से किए जाते हैं, वो नीम से किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, आपको मिलान करना है। हम ये जानते हैं कि विश्व जल दिवस है, कब मनाया जाता है, 22 अप्रैल को, और ओजोन दिवस है वो मनाया जाता है 16 सितंबर को। विश्व पर्यावरण दिवस है 5 जून को। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस है वो आपका मनाया जाता है 22 मई को, और पृथ्वी दिवस है वो मनाया जाता है, गलत कर दिया, चलो एक बार कोशिश करते हैं, हो जाती है गलती। विश्व जल दिवस तो 22 मार्च होगा यार, 22 मार्च होगा। तो ओजोन दिवस होगा वो 16 सितंबर होगा। विश्व पर्यावरण दिवस है वो 5 जून होगा। अंतर्राष्ट्रीय जैव आपका विविधता दिवस है वो 22 मई होगा, और जो पृथ्वी दिवस है वो होगा 22 अप्रैल। ये सही है क्या?
तो फिर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा जो हमने मिलाया था? पहले का चौथा मिलाया था, पहले का चौथा किस केस में, वो एक ही नंबर में ही, तो ऑप्शन नंबर एक सही हो जाएगा। इसके बाद है नेक्स्ट, अब देख लेते हैं क्वेश्चन पेपर जो अभी हमने किया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं, 136 पेज नंबर पे आएगा। और जैसा कि देख पा रहे होगे, अब ये क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं साथ ही साथ। इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे हैं। ये कह रहा है कि रॉकेट किसके संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है। ये फिजिक्स का क्वेश्चन 9th क्लास में दे रखा है। ये संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है, इसमें थ्रस्ट लगता है उस हिसाब से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन वाकई में हरियाणा टेट है ऐसे बोलता है कि जो आप ऐसे कह सकते हैं, जो बाकी साइंस के क्वेश्चन होते हैं वो पर्टिकुलर पर्यावरण अध्ययन का मतलब यही होता है, फिर भी 10th तक तो साइंस के क्वेश्चन मिल ही जाएंगे आपको। ये कह रहा है किन किन उद्योगों को सनराइज उद्योग के रूप में जाना जाता है। तो जो भी आपके सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित होते हैं ना, तो वो होंगे। तो ऑप्शन नंबर इसमें पे केवल 3 सही हो जाएगा। इसी बोलते हैं सनराइज उद्योग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अफाई करे दुबैया, जो आपकी दुबैया प्रजाति होती है, ये कैसे संबंधित है। ये जहरीली सर्प से संबंधित है। ये सांप से सूक्ष्म जीव द्वारा जो मृत पादपों पर क्रिया करने से बनता है, तो हम इसे क्या कहेंगे, इसे हम ह्यूमस कहेंगे। सही है ना, ह्यूमस कहेंगे। यानी जो भी ये कह रहा है ना, सूक्ष्म जीवों द्वारा जो मृत पादपों पर क्रिया करने से, यानी इसमें थोड़ी बहुत पत्ती वगैरह होंगी प्लांट्स की, कुछ मिट्टी वगैरह और कुछ ह्यूमस होगा जो गीलापन सा, तो इस प्रकार ये बनता है ह्यूमस, और ये आपके खाद के रूप में काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि 125 नंबर क्वेश्चन है, ये था कि ये कह रहा है कि जीवाणु को मारने के लिए जल में कौन सी गैस प्रवाहित की जाती है। तो आप भी जानते होंगे, हम क्लोरीन गैस उपयोग करते हैं जिससे कि जीवाणु मर जाए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि नाभिक रिएक्टर में ईंधन के रूप में किस तत्व का उपयोग करते हैं। तो यूरेनियम 235 यानी 92 और 235 इसका उपयोग करते हैं, और 38 वाला भी होता है, यानी 238 वाला वो भी उपयोग करते हैं, पर डिपेंड करता है ये उपलब्ध कौन सा है। तो इसमें से ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सही विकल्प का चयन कीजिएगा। इसमें पूछा है कि हम कहेंगे जो विश्व में जो जल की कुल मात्रा ना, वो नियत है, ठीक है, ये करना सही रहेगा। बाकी ऑप्शन है ना, ये गलत है। नेक्स्ट है, किस धातु का उपयोग है सोलर सेल में बनाने में किया जाता है। तो हम सिलिकॉन का उपयोग करते हैं, SiO2 का। सल्फर डाइऑक्साइड नहीं, सिलिकॉन सही है, सिलिकॉन ही रखिए आप, ठीक है। नेक्स्ट है कि नई प्रजाति बन जाती है कब बनेगी। तो हम ये कहेंगे जब जनरल कोशिकाओं में DNA में महत्वपूर्ण परिवर्तन हो, या युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या में कोई परिवर्तन हो। बाकी आनुवांशिक पदार्थों में कोई परिवर्तन नहीं होगा तो कोई चीज़ नहीं बदलेगी, इन दोनों से बदल जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस हार्मोन के निर्माण के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। तो वो आपका थायरोक्सिन है ना, थायरोक्सिन हार्मोन के निर्माण में आयोडीन की आवश्यकता होगी। अगर इसकी कमी हो जाती है, आप जानते होंगे जो आपके गले में गरगंड रोग हो जाता है, जैसे घेंगा रोग बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, इसमें पूछा है कि बायोगैस का मुख्य घटक क्या होता है। तो वो मीथेन गैस होती है, इसका रासायनिक नाम होता है मेथेन, CH4 सूत्र होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, निम्न में से कौन सा कोशिकीय प्रक्रम में ऊर्जा मुद्रा के रूप में पाई जाती है। तो हम ये कहेंगे, अगर कोशिकीय श्वसन की या प्रक्रम की बात करें तो ATP पाई जाती है, जिसे एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका 4 सही होगा। ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंतर्गत होती है ये प्रोसेस, कोशिकीय श्वसन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, इसमें पूछा है कि कौन सा पद कार्बन चक्र में सम्मिलित नहीं होता है। तो देखिएगा, जैसे कि कार्बन चक्र में कौन कौन सी चीज़ें आ जाएंगी। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, वाष्पोत्सर्जन होता है ना, जैसे ट्रांसपिरेशन बोलते हैं, ये आपका सम्मिलित नहीं होगा कार्बन चक्र में, चाहे प्रकाश संश्लेषण हो जाएगा, श्वसन हो जाएगा और जीवाश्म। ये अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी बीमारी है जो जीवाणु जनित नहीं है। हैजा बिब्री कॉलरी जनित रोग है, यानी यहाँ पे जल प्रदूषण से फैलता है। तपेदिक या TB है, तो TB है ना, ये ट्यूबरकुलोसिस के द्वारा फैलती है, यानी जीवाणु द्वारा। एंथ्रेक्स है, ये भी जीवाणु द्वारा, लेकिन इन्फ्लुएंजा है ना, ये वायरस के द्वारा फैलती है। तो यही बताना था कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है, तो 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जैव निम्नीकरण का इसमें से एग्जाम्पल क्या होगा, यानी जो बायोडिग्रेडेबल है। अभी हमने किया था बायोडिग्रेडेबल की, हम क्या हरे जो कचरे दान होता है उसका उपयोग करते हैं। तो वो यही क्वेश्चन था कि जो सड़ गल सकती है चीज़ वो कौन सी होती है। जैसे घास, उसको चमड़ा सड़ गल सकता है लेकिन कांच नहीं गलेगा। बाकी है फलों के छिलके, केक, नींबू वगैरह से ये हो जाएगा। तो यानी A और C ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, वो लास्ट में प्लास्टिक नहीं रखी तो ये भी ना गले। तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सुनहरा रेशा, जिसे हम पटसन कहते हैं, जिसे इंग्लिश में जूट बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 137 है, इसमें से आपको मिलान करना है कौन सी किससे संबंधित है। तो देखिएगा कौन किससे संबंधित है। जैसे कि हम बात करें CFC क्या है, CFC ओजोन परत की क्षय कर रही है, ये बात सही है। CO2 क्या है, तो ये हरितगृह प्रभाव में उपयोग की जाती है टेम्परेचर बढ़ाने के लिए। N2 क्या है, ये सर्वाधिक उपलब्ध गैस है अपने वातावरण में। CO क्या है, ये जहरीली गैस है। तो 4 नंबर ऑप्शन है सही मिल रहा है क्या।
4, 1, 2 और सही है, 4 नंबर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या है कि वयस्क व्यक्ति में आरबीसी का निर्माण कहाँ पर होता है? ये अस्थि मज्जा में होता है, जिसे हम बोन मैरो कहते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसमें से आपको क्या करना है, आपको एक तरफ दे रखी है राज्य, दूसरी तरफ जल संरक्षण की विधियाँ दे रखी हैं। राजस्थान में पाई जाती है कड़ी, महाराष्ट्र में पाई जाती है आपकी, महाराष्ट्र में क्या पाई जाती है, महाराष्ट्र में पाई जाएगी आपकी बंदारस, ठीक है। तो 4, 3, ठीक है। फिर केरल में क्या पाई जाएगी, केरल में पाई जाएगी सुरंगम, केरल में पाई जाएगी आपकी सुरंगम, ठीक है। फिर उसके बाद है तमिलनाडु में क्या पाई जाएगी, तमिलनाडु में आपकी पाई जाएगी एरिस, फिर आपकी बिहार में पाई जाएगी पायल। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन अच्छा ही पूछा था। स्थानांतर कृषि को ब्राजील में क्या कहते हैं, तो इसे रोका कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? इसे बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। अगर खाने की सोडा की बात करें, सोडियम बाई कार्बोनेट हो जाएगा ये वाला, इसका सूत्र होता है NaHCO3, और जो धोनी का सोडा होता है वो होता है NaHCO3। इसमें 10H2 जुड़ जाता है क्योंकि ये धोनी के लिए होता है ना, इस वजह से। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है? तो क्लोरोफिल में आपकी मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। कमरे की ताप पर ऐसी कौन सी धातु द्रवावस्था में रहती है? तो वो ब्रोमीन हो जाएगी। बाकी अगर धातु पूछता तो मरकरी हो जाती है। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, जैसे पेट्रोल तो आपकी जीवाश्म हो जाएगी, कोयला भी जीवाश्म हो जाएगी, प्राकृतिक है, लेकिन जो वन है वो आपके नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत माने जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, किस जीव के द्वारा वर्मी कंपोस्ट बनाया जाता है? तो वो आपके हो गए केचुआ। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अमरवीर का उदाहरण है, तो ये आपके एक पैरासाइट कहाँ पर देगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, यानी ये एक परजीवी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है कि पूर्ण विश्वव्यापी उष्णता यानी के लिए ग्रीन हाउस गैसों का सापेक्ष बढ़ते हुए क्रम में बताइएगा, यानी सर्वाधिक कौन सी है, यानी सापेक्ष बढ़ते हुए क्रम बताइएगा। तो वो सर्वाधिक होती है आपकी CO2। तो CO2 2 में दे रखी है, उससे कब होगी आपकी मीथेन, फिर होगी CFC, फिर होगी नाइट्रोजन। यानी आप ऐसे कह सकते हैं ये होगी 60%, ये होगी 20%, CFC होगी फिर कितनी 6%, और बाकी फिर NO2 वगैरह है, ये मुझे मालूम नहीं, लेकिन 3 का मालूम है। तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं कि जल दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका 22 मार्च को ही मनाया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, लेंस की क्षमता कितनी होती है? ये डायप्टर होती है। ये साइंस का ही क्वेश्चन पूछ रहा है। बाकी हर जगह ये आवृत्ति की हो जाएगी, लूमेन है, ये ज्योति फ्लक्स की हो जाएगी, प्रतिरोध की ओम आ जाएगी। नेक्स्ट है, कौन सा कोशिकांग स्वयं का DNA रखता है? तो ये आपका रखेगा, एक तो लवक होते हैं जिन्हें प्लास्टिड बोलते हैं, ये रखते हैं, और एक माइटोकॉन्ड्रिया रखते हैं। पता है ये क्वेश्चन अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, क्या वाला, ये आप 11-12 पढ़ेंगे ना बायोलॉजी, उनके अंदर आते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो माइटोकॉन्ड्रिया लवक है, इसका ऑप्शन नंबर हम कहेंगे लास्ट हो जाएगा। 2 और 3 पाए जा रहे हैं ना, तो इस वजह से 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अब नेक्स्ट पेपर देख लेते हैं जो भी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आएगा 88 नंबर पेज पर, 88 नंबर पेज पर देख लेते हैं कौन सा पेपर नंबर है ये। तो ये देख लीजिएगा, ये 88 नंबर पेज पर। तो देखते चलिएगा इसमें क्या पूछा है कि ये करा है कि प्राणियों की संकटग्रस्त या संकटाग्रस्त जातियाँ भी हैं। तो हम ये कहेंगे वे जातियाँ होती हैं जिनके लुप्त होने का खतरा रहता है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 122 था इस प्रकार, इसमें पूछा था पृथ्वी पर मौसम परिवर्तन होने का होना इस तथ्य पर आधारित है। तो हम कहेंगे जो पृथ्वी है ना अपने अच्छे पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है इस वजह से। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। विटामिन B12 की उपस्थिति किसमें होती है? तो विटामिन B12 में कौन सी धातु होती है ऐसा पूछा है, तो वो कोबाल्ट हो गई। तो ऑप्शन नंबर आपका 2 सही हो जाएगा। इसमें CNG और बायोगैस की मुख्य घटक कौन सी गैस होती है? तो वो मीथेन हो जाएगी, या CH4 बोलते हैं जैसे मेथेन है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसमें पूछा गया है कि इसमें से पेट्रोलियम का उत्पादन नहीं है, यानी बाई प्रोडक्ट नहीं है। तो जो कोक होता है ना, ये आपका कार्बन का रूप होता है, ऐसे बोल सकते हैं। तो 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी बिटुमेन, स्नेक तेल, पैराफिन, ये सभी आपके पेट्रोलियम उत्पाद होते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 126, इसमें पूछा गया था कि आपके जैव मंडल रिजर्व के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य कथन है? तो हम ये कहेंगे जो आप यह क्षेत्र जैव विविधता व वहाँ की संस्कृति दोनों का संरक्षण करता है, उसके लिए उपयोगी होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है? तो 1 डायरेक्शनल होता है, यानी एक दिशात्मक होता है, या यूनि डायरेक्शनल बोल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ओजोन के बारे में सत्य कथन बताइएगा। इसमें कूट दे रखे हैं, जैसे कि ओजोन के बारे में सत्य कथन है, तो ये जानवरों और पादपों के श्वसन के लिए अनिवार्य होती है, ऐसा बोल रहा है ये। तो ये गलत है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ये ओजोन है पराबैंगनी विकिरणों को एब्जॉर्ब करती है, ये बात सही है। ये इसका प्रतिशत 3% होता है,
ये तो गलत बात है। बाकी इसका उपयोग है जल को रोगाणुरहित बनाने में करते हैं या रहित करने में करते हैं, तो ये बात सही हो जाएगी। यानी इसमें से बी और डी ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जो ग्लोबल वार्मिंग है में तापमान क्या होता है, और ग्लोबल वार्मिंग का मतलब तो यही है कि जो आपका सौरमंडल है उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, तिब्बत की सांगपो नदी है भारत में किस नाम से जानी जाती है, उसे हम कहते हैं ब्रह्मपुत्र। क्या कहते हैं, ब्रह्मपुत्र कहेंगे, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। जल प्रदूषण से होने वाले रोगों का सही क्रम बताइए। जैसे हैजा है ये आपका जल से ही होता है, पेचिश दस्त ये भी होते हैं, डायरिया बोलते हैं, पोलियो भी इसी से हो जाएगा, टाइफाइड भी इसी से हो जाएगा। बाकी देखो जो एनीमिया होता है इसे पहचान नहीं किया, ये लोहे की कमी से होता है, तो ये तो होगा नहीं। बाकी जैसे एनीमिया लोहे की कमी से हो गया, स्कर्व ये विटामिन सी की कमी से हो गया, ठीक है। और ये श्वसन संबंधी रोग है जिसे हम बोल रहे हैं एम्फीसीमा बोलते हैं, तो ये भी नहीं होगा। बाकी हैजा पीलिया टाइफाइड स्कर्व भी इसमें से अलग हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार है, हमें केवल वही बताने थे जो जल से प्रदूषित होने वाले रोग है, तो ऑप्शन नंबर इसका 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, वनपासी तंत्र पाई जाने वाली खाद्य श्रृंखला का चयन कीजिएगा। हम कहीं घास को खाएगा, टिड्डा टिड्डे को खाएगा, मेढक मेढक को, सांप सांप को, बाज को कह रहे हैं हम हाक, तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसमें बताना है कौन सी प्रक्रिया प्रगति में होने वाले जल चक्र का एक चरण नहीं है, तो हम कहेंगे देखो जल चक्र का चरण नहीं है, देखो वाष्पीकरण होता है, वाष्पोत्सर्जन भी होता है, ठीक है, और ये चीज़ें हो गई। और इसके अलावा आपका ऐसे बोल सकते हैं अवक्षेपण। अवक्षेपण का मतलब होता है, इसे बोलते हैं प्रिसिपिटेशन, ये भी होता है आपका। मतलब अवक्षेपण का मतलब ये कि कोई चीज़ें दूसरी से जाके मिल जाती है, बहुत सारी अभिक्रिया है रासायनिक में ऐसी, तो वो अवक्षेपण होता है। तो ये तीनों चीज़ें तो होती हैं जल से संबंधित, ठीक है। फोटोसिंथेसिस है ये नहीं होती जल चक्र में, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। बायोडीजल के लिए निम्न में से कौन से पौधे की खेती की जाती है, तो अगर देखा जाए तो देखो चाहे वो सोयाबीन हो, चाहे रतनजोत हो या सूरजमुखी हो, सूरजमुखी इन तीनों की जाएगी, तो हम ये कहेंगे इसमें 1 3 और 4, ये मतलब 1 3 4 134 है ना, यानी 1 3 4 ये सब सही है। मूंगफली जो गलत है, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा है ना उसने सही सेट नहीं करवाया है एग्जामिनर ने। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 135 नंबर है, इसमें से बताना भूपर्टी में सबसे अधिक प्रस्तुतों में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है, तो वो आपका नाइट्रोजन होगा, कितना 78%, ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। अरे सॉरी, ये तो आपके वायुमंडल की बात नहीं कर रहा, ये तो भूपर्टी में सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में तत्व की बात कर रहा है, तो तत्व फिर ऑक्सीजन हो जाएगा, ठीक है, सर्वाधिक मात्रा में, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो जो गलत है वो चूज करना है, तो हम कहेंगे वन है ना, जलवायु वो जल चक्र को प्रभावित नहीं करते, जबकि ऐसा गलत होगा, ठीक है, जबकि प्रभावित करते हैं तो नहीं है, वो हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन। ये कह रहा विश्व पर्यावरण दिवस 2019 का विषय क्या था, तो हर वर्ष पूछा जा रहा है, 2018 का भी हमने किया था, तो इसमें तब था वायु प्रदूषण को हराना है हमें। नेक्स्ट है कि इनमें से ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों का समूह कौन सा है, तो वो हो जाएगा आपका सौर ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा और आपकी पवन ऊर्जा। ये कौन है, ये आपकी गैर परंपरागत स्रोतों का समूह है, तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इनमें से बताइएगा कौन सा भारत के 4 जैव विविधता युक्त हॉटस्पॉट में से एक है। आप इन सभी ऑप्शनों को देखेंगे तो वो हिमालय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, ये बताइए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम भारत सरकार द्वारा कब लागू किया गया था, तो ये आपका 1900 कब किया गया था, तो 1972 में किया गया था, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका है नेक्स्ट देखेंगे 141 नंबर, इसमें से बताइएगा कौन सा सम्मिलित नहीं है, यानी कपड़ों का प्रकार दे रखा है, दूसरा राज्य दे रखा है, तो आप देखेंगे इसमें से जैसे प्रण है ये जम्मू कश्मीर से संबंधित है, रोहिदा है ये हिमाचल प्रदेश से संबंधित है, फुलवारी है ये पंजाब से, लेकिन जो आपकी मानव बाजू है ना ये पश्चिम बंगाल से संबंधित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर फिर 2 सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है चंद्र ग्रहण होता है, तो मोस्टली हम ये जानते हैं चंद्र ग्रहण जब होगा जब पृथ्वी है ना वो सूर्य एवं चंद्रमा के बीच में आ जाएगी। पृथ्वी है जैसे ये सूर्य है सन, ठीक है, और ये आपका मून चंद्रमा, ठीक है, तो इनके मध्य में ये अर्थ यानी पृथ्वी आ जाए तब तो ये कहलाता है चंद्र ग्रहण। अगर ये सूर्य और चंद्रमा अगर यहाँ पे आ जाए मून और पृथ्वी यहाँ पर पहुँच जाए फिर इसे क्या बोलेंगे, फिर इसे सूर्य ग्रहण कहेंगे, ठीक है, तो ये चीज़ समझे होंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं कि पारिस्थितिक तंत्र एवं प्राकृतिक अधिवासों का संरक्षण तथा उनके प्राकृतिक वातावरण प्रजाति का जीवन जनसंख्या का रखरखाव एवं पुनः प्राप्ति के लिए कौन सा हम शब्द यूज करेंगे, इसे बोलेंगे आप इन सीटू, या बोलेंगे इसे इन सीटू बोलेंगे। कोई भी जंतु है उसे वहीं पर संरक्षित रखा जाए जहाँ से वो मतलब शुरू से ही रहा है, तो निश्चित तौर से उसे बोलते हैं स्वस्थानी या इन सीटू। या अगर उसे उठाकर अंत ले जाए, अंत का मतलब यह है कि कोई भी जीव जंतु को अन्य राष्ट्रीय उद्यान और जो भी वन्य जीव होते हैं उन्हें छोड़ते हैं उसे फिर एक सीटू बोलते हैं, जो 3 नंबर ऑप्शन में होता है, लेकिन हमें पूछा था इन सीटू के बारे में। क्वेश्चन नंबर 144 है, इसमें पूछा गया है कि कुछ वर्षों पहले तक
जो गिद्ध थे आमतौर पर दिखाई देते हैं, लेकिन वर्तमान में गिद्ध कभी कभी नजर आते हैं, कभी कभार। ठीक है, इसका कारण क्या है? हम रीजन ये देंगे, पशुपालकों द्वारा बीमारी पशुओं के इलाज के लिए प्रयुक्त औषधि है जो ये आपके गिद्ध वगैरह थे वो खाते थे, और उनके कह सकते हैं जैव आवर्धन के द्वारा है, उनके शरीर में विषाक्त पदार्थ पहुंचने की वजह से क्या हो गया, वो खत्म होते गए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, ये कह रहा है कि निम्न में से कौन सा क्रियाकलाप है जो जंगलों के विनाश के लिए उत्तरदायी होता है? तो हम तो ये कहेंगे, क्या कहेंगे, कि चाहे खनिजों की खुदाई हो, ठीक है, चाहे बांध का निर्माण हो, चाहे आपके कृषि के लिए भूमि तैयार करना हो, ये सभी रीजन होंगे आपके जंगलों को विनाश करने के कारण। क्वेश्चन नंबर 140 है, वो इस प्रकार पूछा है कि ये कह रहा है प्राकृतिक संसाधनों को लंबे समय तक उपयोग करने के लिए संरक्षण में 3R का मतलब क्या होता है? हम तो कहेंगे रेड्यूज यानी कम उपयोग करेंगे, रिसाइकिल करेंगे और रीयूज करेंगे, तो यही होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। भारत का जल सप्ताह 2019 कब मनाया गया था? तो ये संबंधित मनाया गया था आपका 24 सितंबर से 28 सितंबर। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। संगमरमर कैंसर की घटना का कारण क्या होता है? तो हम कहेंगे इसे अम्लीय वर्षा होता है, इसे हम स्टोन कैंसर बोलते हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है, ये भी परीक्षा पूछा हुआ क्वेश्चन है। एक तरफ आपको दे रखी है सूची फर्स्ट और सेकंड, यानी आपको एक तरफ मिलान करने हैं, एक तरफ राष्ट्रीय उद्यान दे रखे हैं, दूसरी तरफ उनके संबंधित जो जीव है वो है। अब इनमें से पूछा क्या था, सुविलित कीजिएगा। जैसे रणथंभौर है, तो ये रणथंभौर में क्या पाए जाते हैं? इसमें बाघ पाए जाएंगे। ये आपके रणथंभौर आपके सवाई माधोपुर में शायद, तो वहाँ पे ये संबंधित राजस्थान में। ठीक है, रुको रुको एक सेकंड, मैंने मिला क्या दिया कि गिर राष्ट्रीय उद्यान है, तो ये गिर है आपके गुजरात में, तो इसमें पाए जाते हैं आपके भारतीय शेर। ठीक है, रणथंभौर है, इसमें पाए जाते हैं आपके बाघ। ठीक है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, ये आपके एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, और जो बांदीपुर है वो हाथी के लिए फेमस है। तो हमने एक का मिलाया था दो, एक का दो, इसमें भी है इसमें भी है। फिर हमने दो का मिलाया था तीन, दो का तीन किसमें, दो का तीन दोनों में ही है। फिर तीन का चार किसमें, वो फिर 2 नंबर में। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। इसमें से बताइए, भारत के क्षेत्र में स्थानांतरण यानी स्थानांतरित खेती की जाती है, तो वो आपके उत्तर पूर्वी राज्य है ना, जिन्हें सेवन सिस्टर बोलते हैं, तो ये उस तरफ की जाती है, तो फिर ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। अब इसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं, जो आपका देख लेते हैं कौन से पेज नंबर पे, ये 39। और ये जो क्वेश्चन है 39 नंबर पेज पर, अब ये देख लेते हैं किस प्रकार के पूछे गए हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, इसमें बुकों को लेकर बहुत क्वेश्चन बन जाते हैं। ये ज्योग्राफी की बुक है, कुछ ईवीएस में भी दे रखी है। डायरेक्टली क्वेश्चन बना रहा है 2 वर्ष से, यानी पशु स्रोत से प्राप्त नहीं होता है, केवल पौधे से ही प्राप्त होता है। देखो, दूध है जो एनिमल से प्राप्त होगा, सोयाबीन है ये प्लांट से प्राप्त हो जाएगी, और बाकी पनीर है ये आपके दूध से ही बनता है, और बाकी अंडे हैं ये फिर किसी के भी हो सकते हैं अंडे। तो हम ये कहेंगे इसमें से सोयाबीन राइट आंसर हो जाएगा। बाकी और भी देख लेते हैं क्वेश्चन जो संबंधित हैं। अभी तक हमने किए हैं वो 18, 19, 20, 21, 22, 23, 5 पेपर, 6 पेपर कर लिए। अभी हम देख लेते हैं जो आपके जो और पुराने पेपर हैं उन्हें देखते हैं। और पुराने मीन्स ये है कि ये संबंधित होंगे आपके पेपर, आप कह सकते हो 2017 इनसे संबंधित होंगे। 17 हो सकता है, 16 भी हो सकता है। एक बार देख लेते हैं, ठीक है, फिर उसी हिसाब से करेंगे सॉल्यूशन। इसमें से एक तो एक PDF और खोलनी पड़ेगी। तो इसमें से जैसे अब देख लेते हैं 2011, 22 ये हो गया, तो हम 2017 वाला देख लेते हैं। 2016-17 का कौन सा पेपर है, एक बार देख लें खोल के। 1 मिनट में करा देता हूँ, 1 सेकंड रुकिए, क्योंकि एक्चुअली में क्या 16-17, चलो देख लेते हैं, इसे भी देख लेते हैं, क्योंकि हमें करने तो सभी हैं। तो ये 16-17 में आया था, वो देख लीजिएगा। तो इनमें से हरितगृह प्रवाह से संबंधित कौन सा नहीं है वो बताना है। तो देखो, हरितगृह प्रवाह से संबंधित पृथ्वी का औसत तापमान की वृद्धि होना, ये संबंधित त्वचा कैंसर होना, पृथ्वी की सतही उष्मा निकासी को रोकता है, ये सही हो जाएगा। यानी ये तीनों सही कथन है। ठीक है, 2-3, लेकिन पहला है ना वो गलत है। सुपोषण का मतलब होता है यूट्रिफिकेशन, यानी जो जलीय चीज होती है ना उसमें पोषक तत्वों का समृद्ध करना होता है। तो इस वजह से 1 नंबर है वो गलत है, बाकी सभी सही थे। और इसमें पूछा था नहीं था, वो 1 नंबर हो गया था। इसमें से कह रहा है राजगंगा कार्यक्रम है, ये 2-3 चरण में कौन सम्मिलित नहीं था, तो ये मध्य प्रदेश नहीं था। इसमें से बताइए जैव विविधता क्षेत्र में अधिकतम होगी किसमें होगी, तो जहाँ पर हम कहेंगे उष्णकटिबंधीय वर्षा वन हो, यानी यहाँ पर गर्मी भी हो बरसात भी हो। नेक्स्ट है कि विश्व वन्य जीव सप्ताह मनाया गया था। हालांकि देखा जाए तो ये आपका मनाया गया था ये आपके अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है ये कि स्तरीय हरे पौधे की पत्ती द्वारा उपलब्ध ऊर्जा का कितना भाग ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, तो केवल 1% होता है। यानी सूर्य से आने वाली जो किरणें होती हैं, जो प्लांट्स होंगे उसे एब्जॉर्ब करेंगे, केवल 1% करें। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछा अच्छा जाता है। नेक्स्ट है कि फॉस्फोरस चक्र अप्लाई के यानी अनयूजुअल होता है, क्योंकि इसमें पूर्ण रूप से क्या होता है, ये अवसादी होता है, यानी सेडिमेंट्री होता है। ये जैसे होते हैं ना नाइट्रोजन गैस चक्र, जल चक्र, फॉस्फोरस चक्र, तो ये आपका फॉस्फोरस है ना, ये आपका
गैस ये नहीं होता, ये ध्यान रखना, ये अवसादी होता है, इसमें कण पाए जाते हैं इस वजह से। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा SO2 का प्रदूषक सर्वोत्तम माना जाता है, तो वो आपकी लाइकेन मानी जाएगी, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। CFC प्रमुख रूप से उत्तरदायी होती है, तो ओजोन चरण के लिए उत्तरदायी होगी, तो ऑप्शन नंबर केवल पर्यावरण और साइंस से ज़्यादातर पूछे जाते हैं। जैसे इसमें पूछा गया था पाल, प्रत्यार और राष्ट्रकूट फिल इन द ब्लैंक्स नियंत्रण के लिए लड़ाई, जो कि हर्ष के बाद शक्ति का प्रतीक था, तो ये कन्नौज की बात कर रहा है, यानी जो पाल, प्रत्यार और राष्ट्रकूट कन्नौज पर नियंत्रण के लिए लड़े, जो हर्ष के बाद शक्ति का प्रतीक रहा था, तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ये कह रहा है धातु के अमलगम में दूसरा तत्व कौन सा होता है। धातु के अमलगम में दूसरा तत्व होता है, वो होता है पारा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसमें बताना है कि किसी भी विलेन का pH अगर 2 दे रखा है तो ये क्या होगा, हम ये कहेंगे जितना pH कम होगा ना मान, वो उतना ही प्रबल होगा, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। जैसे HCl होता है, ये सबसे खतरनाक माना जाता है, क्योंकि आप जानते हो जो हमारा आमाशय होते हैं, आमाशय होता है, आमाशय मतलब पेट, उसमें जो आमाशय में आपकी श्लेष्मिक ग्रंथियां पाई जाती है, जैसे श्लेष्मा बोलते हैं, तो उनसे निकलता है ये HCl, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा, जो कैसा होता है, बहुत ही खतरनाक होता है, तो इसका तो ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देख लेते हैं कि इसमें से प्राचीन वेद कौन सा था, उस टाइम पूछा गया था, अब तो नहीं पूछे जाते हैं जीके के, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा ऋग्वेद। भारत में कहाँ सिंह युक्त घंटा मिलते हैं, तो ये आपके असम में मिलेंगे, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। इसमें से बताइए कि उदासीन पिंड कौन सा होगा। उदासीन पिंड मीन्स ये है कि प्लस और माइनस समान हो जाए, वही होगा उदासीन। तो देखो 3 नंबर में ऋणात्मक एवं धनात्मक आवेश बराबर मात्रा में हो तो निश्चित तौर से वो उदासीन पिंड माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ये कह रहा है गोवा के दक्षिण का पश्चिमी घाट क्या कहलाता है। तो भारत का नक्शा आप देखा होगा, तो ये गोवा है, इसके नीचे फिर आपकी महाराष्ट्र है, तो इस वाले तट को ना केरल तक इसे मालाबार तट बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि DDT है, तो हम ये कहेंगे ये अनअपघटनीय प्रदूषक है, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट है, यानी ये सड़गल नहीं सकता है। और इसका DDT का पूरा नाम क्या होता है, इसे बोलेंगे डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राई क्लोरो एथेन या एथिन बोल सकते हैं, इसका ये पूरा नाम होगा, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि लोधी वंश की स्थापना किसने की थी। तो ये जीके का है, ठीक है, मैं बता रहा हूँ कि इब्राहिम लोधी, सॉरी बहलोत लोधी हो जाएगा इसका राइट आंसर, लेकिन वर्तमान में ऐसे क्वेश्चन नहीं बनते हैं। कुछ क्वेश्चन है जो जैसे कि इस प्रकार के क्वेश्चन तो पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु है जो जल प्रदूषण के सूचक के रूप में उपयोग किया जाता है, तो वो कॉलीफॉर्म है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जैसे कि कक्षा 7 का एक विद्यार्थी मिश्रण के अवयवों को पृथक करने के लिए प्रयोग करता है, तो प्रयोग के तरीके की सारणी है, जैसे अब क्रमशः क्या होगी, जैसे ये है और ये, इसमें तो मिश्रण है और जल है, तो उससे चुंबक के थ्रू है, कोई ना कोई धातु होगी जो चुंबक से चिपक सकती है, तो वो लोहा हो जाएगा। जैसे ऑप्शन देखिए, वो ऑप्शन से आसानी होगी पहचानने में, ठीक है, जैसे कि ये प्रयोग के आधार पर आपको बताना है इसमें से क्या क्या होगा। हम ये कहेंगे जब भी चुंबक की बात आती है वो चिपकने वाला होना चाहिए उससे कोई, तो लोहा हो जाएगा। इसमें भी लोहा दे रखा है, ये तो दोनों ऑप्शन होंगे। बाकी है जैसे डिसियंद्र की बात करता है, ये तो छानने के काम आती है, तो ये संबंधित फिर किससे हो जाएगी, ये हो जाएगी बालू से, ठीक है, चीनी से नहीं होगी, क्योंकि चीनी तो पानी में घुल जाएगी, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसमें बताना है कि बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था, ये लुम्बिनी में हुआ था। नेक्स्ट है कोणार्क मंदिर कहाँ पर है, ये उड़ीसा में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ये अच्छा क्वेश्चन पूछा था रासायनिक अभिक्रियाओं को लेकर, संतुलित समीकरण कीजिएगा। जैसे इसमें दे रखा है जो जहाँ पे A B और C और D ये दे रखे हैं, इसके में बताइए कितनी जो संतुलित समीकरण करेंगे तो इसमें कितने मॉलिक्यूल आएंगे इनके सामने। तो देखो जैसे मैं अब इसे लिख के बता दूं कि या डायरेक्ट बता दूं। देखो ये कह रहा है कि एयर एल्यूमिनियम है, ठीक है, प्लस फिर है सोडियम हाइड्रोक्साइड, फिर है आपकी H2O जल। अब ये क्या क्या बना है, अब मैं ये बना है उसके आगे लिख देता हूँ, जैसे कि सोडियम एल्यूमिनेट बोलते हैं इसे, ठीक है, यानी सोडियम एल्यूमिनेट बोलेंगे प्लस 3H2, ये हमें एक अभिक्रिया दे रखी है जिससे कि ये प्राप्त हो रहा है सोडियम एल्यूमिनेट, ठीक है, और ये भी प्राप्त हो रहा है 3H2। तो इसमें हमें संतुलित करना है, तो देखो 2 अणु यहाँ पर रखिएगा, ठीक है, 2 अणु आप यहाँ पर रखिएगा और 2 अणु आप यहाँ पर रखिएगा। और अब देखिएगा, अब इसे देखें, 2 तो एल्यूमिनियम है, तो यहाँ पे हमें देखो ये एल्यूमिनियम है ना, केवल 1 है, तो यहाँ पर 2 लगा दी, ठीक है। यहाँ पे देखिए सोडियम कितनी है, 2 है, तो ये हमने आगे 2 लगा दी, तो ये भी संतुलित हो गया। अब देखिएगा ऑक्सीजन कितनी है, 2 तो ऑलरेडी थी और 2 आगे लग रही है, तो 4। तो देखिएगा कि यहाँ पे ऑक्सीजन कितनी है, 2 है, क्योंकि इसके सामने 2 लग रही है, तो ये 2 है। अब देखिएगा यहाँ पे कितनी है, ये यहाँ पे 1 है और इसके आगे 2 लग रही है, तो ये 4 है। तो देखिएगा 2 तो ये नीचे की तरफ में, 2 ये 2 दूनी 4, यानी ये संतुलित हो रहा है ये वाला, ठीक है। आगे देखिएगा 3H2 का मतलब 3 दूनी 6, इसमें हाइड्रोजन है। यहाँ पे देखिएगा कितनी है, जब जो
यानी ये जो पूरी प्रोसेस है ना ये अभिकार कहलाती है, यानी लेफ्ट हैंड, और जो आपका राइट हैंड होता है ना ये आपका उत्पाद है। तो इसमें जो आपकी हाइड्रोजन है 6 दे रखी है, जिसमें से 4 तो ये है, 2 दूनी 4, जो आगे अणु होता है ना उससे मल्टीप्लाई हो जाता है, जो भी नीचे की तरफ दे रखे होते हैं 2 दूनी 4, और 2 यहाँ पे दे रखी थी, यहाँ पे आगे 2 लगा होता है, इस प्रकार है ये 6 हो रही है, तो यानी ये संतुलित हो रहा है। तो हम ये कहेंगे इसमें से ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ठीक है, जो साइंस बैकग्राउंड के है ना वो तो समझ जाएंगे इस बात को। अब मैंने बता दिया है कि इनके सामने जो भी मॉलिक्यूल होंगे उतने ही आपको लगाने होते हैं जिससे संतुलित हो जाए। नेक्स्ट है कि इसमें से बताइए कौन सा एक मौलिक अधिकार का उदाहरण नहीं होगा। तो इन सभी ऑप्शनों को पढ़ लीजिएगा। तो हम कहेंगे जो बच्चों द्वारा पैतृक संपत्ति का उत्तराधिकार मानना या पाया जाना ये आपका एक मौलिक अधिकार नहीं होगा। बाकी ये सभी तीनों हो सकती है जो इसमें दे रखे हैं। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। इसमें बताइए कि रासायनिक अभिक्रिया के संदर्भ में कौन सा इसमें से सही होगा। देखो ये कह रहा है रासायनिक अभिक्रिया है वो उत्क्रमणीय होती है, तो केवल उत्क्रमणीय नहीं होती है, अनुत्क्रमणीय भी होती है, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। तो ये तो गलत है क्योंकि ये कह रहा है तुम उत्क्रमणीय थे, आपके दोनों होती है। सभी रासायनिक अभिक्रिया परिवर्तनों के दौरान ऊर्जा अवशोषित होती है, तो अगर एब्जॉर्ब हो रही है तो निश्चित तौर से उत्सर्जन भी होगी। ऐसी अभिक्रिया होती है जिनमें ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, तो ये भी गलत है क्योंकि दोनों चीजें नहीं है इसमें। 3 नंबर ऑप्शन है कि रासायनिक अभिक्रिया में बंधों का टूटना और बनना, ये निश्चित तौर से सही हो जाएगा क्योंकि रासायनिक बंध टूटते हैं और जुड़ते हैं, तो 3 नंबर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। इसमें बताना है कि जो प्रतिवर्ती क्रिया में प्रतिवर्ती चाप निम्न द्वारा है बनता है, तो हम कहेंगे जो भी हमारे अगर इन सभी ऑप्शनों को देखिएगा किस हिसाब से हम लगा सकते हैं आंसर। आप जाइए ऑप्शन नंबर 2 पर, जो आपके रिसेप्टर होंगे ना वो जाएंगे आपके स्पाइनल कोड पर, स्पाइनल कोड है फिर जाएगा अपनी जो मांसपेशी है मसल, यानी ये क्रम रहेगा, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। जर्मनी के एकीकरण के पीछे किसका दिमाग था, तो वो आपके बिस्मार्क का था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व कितना था, ये उस टाइम पर पूछा था, जिसका था 382। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। यदि एक चुंबक की छड़ को लंबाई के 4 टुकड़ों में काट दिया जाए ना, ध्रुवों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी। कोई भी चुंबक ले लीजिएगा, अब इसे लंबाई में काटिएगा 1 2 3। अब ये कह रहा है कि इसे क्या 4 भागों में काटिएगा, तो 1 भाग 2 भाग और 3 भाग और 4 भाग, तो ये 4 हो जाएगा ना। तो देखो एक तो इधर ध्रुव हो जाएगा, एक इधर, फिर एक इधर ध्रुव एक इधर, इन्हें करेंगे ना तो ये 8 ध्रुव हो जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही होगा। हालांकि ये मैंने ओरिजेंटल काटी है लेकिन लंबवत काटी होगी तो 8 हो जाएगी ध्रुव। ठीक है, जहाँ से भी काटेंगे वहाँ से 2 ध्रुव बन जाएंगे। ऐसे छोड़ देते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट उस टाइम पर पूछा गया था। ये माओवादी वाले आक्रमणकारी है ना, ये सभी जो कह सकते हैं जो दांतीड़ा उपस्थित है ये पूछ रहा है, तो उस टाइम पर पूछा गया था। बाकी मैं बता देता हूँ ये छत्तीसगढ़ में जो नक्सलवादी होते हैं उनसे संबंधित था ये। नेक्स्ट है कि जनसंख्या हमारा पूंजी बन जाती है जब निवेश किया जाता है, तो ये उपयोग सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें क्या पूछा है कि भोजन पकाते समय कभी कभी बर्तन के पेंदे की जो बाहरी सतह होती है वो काली हो जाती है। इसका अर्थ है कि हम ये कहेंगे ईंधन पूर्ण रूप से नहीं जल रहा है या पूर्ण रूप से नहीं जला है, इस वजह से वो काला काला हो गया वहाँ पे। ये कह रहा है पेंक्रियाज में होती है, तो हम ये कहेंगे जो आपकी पेंक्रियाज है ना ये आपकी कह सकते हैं ये 2 प्रकार की कोशिकाएं होती है, अंतःस्रावी और बहिःस्रावी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि इसमें से इसे छोड़िएगा, इसे देख लीजिएगा कि ये कह रहा है एक ताजा अंडा है शुद्ध पानी में डूब जाता है लेकिन नमक के संतृप्त विलयन में तैरता रहता है, इसका कारण क्या होगा। तो हम कहेंगे नमक के पानी का क्या है घनत्व ज़्यादा है, उच्च घनत्व होगा, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। इसमें बताना है किस विधि द्वारा प्रयोगशाला में ऑक्सीजन गैस बनाई जा सकती है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। जो पोटेशियम क्लोरेट है ना, अगर जब मैग्नीशियम डाइऑक्साइड के साथ गर्म करते हैं ना तो इसमें ऑक्सीजन गैस बन जाती है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। बाकी पानी के विद्युत अपघटन से नहीं, प्रकाश संश्लेषण से नहीं, तो ऑप्शन नंबर 1 ही सही हो जाएगा। इसमें बताना है कि इसे छोड़िए, वैसे देख लीजिए क्योंकि संविधान सभा के सदस्य रहे, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो पॉलिटी पढ़ते हैं उसके लिए सही होगा। रणवीर सिंह हुड्डा थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। यदि किसी गेंद यानी एक गेंद किसी वेग से ऊपर की ओर उछाली जाती है, 50 मीटर ऊंचाई तक जाकर फेंकने वाले के पास लौट आती है, तो क्या इसमें से सही होगा। हम जो कहेंगे क्या कहेंगे ऊपर गई फिर वापस आ गई, और जहाँ पर भी कोई चीज़ वापस आ जाए तो उसका विस्थापन शून्य हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही है। ये आपके एस्टेट